हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। जो हमारा एफएमबीडीए का कंटेंट है दोस्तों, फास्ट ट्रैक तरीके से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और अभी तक के कंटेंट में जो इस वीक हमने पूरा का पूरा करा, इस पार्ट में हमने पूरा का पूरा करा, तो उसमें हमने मॉड्यूल 1 के टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न, इनके बारे में बात करी। और कल हमने लास्ट पार्ट में हमने जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला कंटेंट था उसको भी वाइंड अप कर लिया था। ओके, तो उम्मीद करता हूं यहां तक का सारा सफर आपको अच्छे तरीके से समझ आया है। अभी तक जो हमने कंटेंट करा उसमें एग्जाम में डेफिनेटली आपके 2 से 3 क्वेश्चंस तो बनेंगे ही बनेंगे। और यस, एमसीक्यूज का भी जो कंटेंट है वो इसमें से काफी बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो बहरहाल आज की क्लास में दोस्तों हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस। ओके, ये टॉपिक हमारा मॉड्यूल 3 में आता है। और जैसा कि मैंने आपको इनिशियली पहले बता दिया था कि मॉड्यूल 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया, मॉड्यूल 2 आपका कंप्लीटली थ्योरी है, तो इसलिए हमने उसको इस पार्ट में नहीं डिस्कस करा कि भाई थ्योरी आपको सेल्फ खुद धीरे धीरे भी कर लेंगे। जब मैं मॉड्यूल 3 की बात करता हूं दोस्तों, तो मॉड्यूल 3 में हमें 4 डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। फाइनेंशियल रेशोज, उसके बाद कंपैरेटिव्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो मॉड्यूल है पूरा का पूरा अकाउंटेंसी से प्रेरित है। यहाँ पर फाइनेंस का इस्तेमाल कम और अकाउंटेंसी का ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली ये जो टॉपिक है आपने अकाउंटेंसी में डेफिनेटली पहले पढ़ा होगा, देयर आर हाई चांसेस स्कूलिंग में भी पढ़ा होगा, तो वहां से आपको इसकी काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ओके, मैं इस कंटेंट को करा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। और ये समझ लीजिए फ्री के नंबर है। ओके, आपको स्टेटमेंट, आपने अकाउंटेंसी में बहुत जगह बैलेंस शीट से, अदर डिटेल से इनकम स्टेटमेंट बनानी सीखी होगी, कॉस्टिंग में भी आपने चीज ऑलरेडी सीखी होगी। बस अगर इतना चीज आपको आती है तो इस चैप्टर में जितनी भी रेशोज हैं उनके फॉर्मूले हमें आने चाहिए और उससे पूरी की पूरी बात बन जाएगी हमारे फाइनेंशियल रेशोज की। खैर, टॉपिक पर आने से पहले कौन कौन सी रेशोज हमें पढ़नी है, पहले जरा समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस या रेशो एनालिसिस हमें क्यों जरूरी है, हमें क्यों इस टॉपिक को पढ़ना पड़ता है। जब एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में हम जाते हैं तो वहां पर इस चीज का, रेशोज का क्या यूज होता है। तो देखिए, अभी रिसेंट टाइम में मॉडर्न फाइनेंशियल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रेशोज ने अपनी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ाई है। ठीक है, किसी भी कंपनी को जज करने के लिए कई रेशोज का इस्तेमाल करा जाता है। यूजुअली रेशोज का सबसे ज्यादा फायदा होता है जब हम कंपनीज को कंपेयर करते हैं। मान लीजिए रिलायंस लिमिटेड है और उनके पास अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा हुआ है, वो चाह रहे हैं कि हम 2-3 कंपनीज को एक्वायर कर लें, अपनी कंपनी में मर्ज कर लें। ओके, तो वो फिर उन कंपनीज का एनालिसिस करना शुरू करते हैं, उनकी बैलेंस शीट, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अलावा उनके पिछले जो सेल्स रिकॉर्ड रहे हैं, प्रॉफिट रिकॉर्ड्स हैं, उन सबको चेक करा जाता है। और इसी में से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंपनीज के बीच में कंपेयर करी जाती है वो होता है रेशोज एनालिसिस, अलग अलग तरह की रेशोज। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ओके, ये ए लिमिटेड है, मान लो, वो जैसे मैंने रिलायंस की बात करी, तो रिलायंस के सामने आया कि मेरे सामने ए कंपनी, एक बी कंपनी और एक सी कंपनी है, मुझे इन तीनों में से किस कंपनी को एक्वायर करना चाहिए। बहुत सारे अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, जो डिटेल हमारे पास है उसी के बेसिस पर अपना एनालिसिस करेंगे। ओके, जब बात आई इन तीनों कंपनीज की, तो इन तीनों कंपनीज की सेल्स चेक करी गई। तो जो ए लिमिटेड है उसने 20 लाख रुपए की सेल करी है एक पर्टिकुलर ईयर में, बी लिमिटेड ने 40 लाख रुपए की सेल करी है और सी लिमिटेड ने 80 लाख रुपए की सेल करी है। तो इन टर्म्स ऑफ सेल यहां पर दिख रहा है कि जो सी कंपनी है वो अच्छा खासा जो टर्नओवर है वो लेकर आ रही है। सारे प्रॉफिट एंड लॉस की कंप्यूटेशन के बाद, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद इनके नेट प्रॉफिट पर जरा नजर मारी गई। नेट प्रॉफिट जो है ए कंपनी का वो 5 लाख रुपए था। ओके, जो बी लिमिटेड है उसका 8 लाख रुपए था और डेफिनेटली जो हमारी सी कंपनी है उसका 15 लाख रुपए था। ओके, अब अगर इतना देखकर आपको एनालाइज करना हो कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है, तो इनिशियली एक लेमन लैंग्वेज में अगर किसी को यह डेटा दिया जाए तो वो एक तरफ नजर डालेगा प्रॉफिट पे कि भाई प्रॉफिट कंपनी कितना बना रही है। ओके, तो ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड में हमें इमीडिएटली साफ साफ दिख रहा है कि सर सी लिमिटेड जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना रही है, ए लिमिटेड से 3 गुना बना रही है, बी लिमिटेड से लगभग 2 गुना बना रही है, तो ये कंपनी अच्छी होगी। ओके, तो ये एक मायना है कि प्रॉफिट जो ज्यादा बना रही है वो कंपनी अच्छी है। लेकिन इसको अगर इक्विटेबली हम ये जज करें कि अगर हम सही मायनों पर इक्वल एनालिसिस
तीनों कंपनीज को दें, तो यार ये आप कह तो रहे हो कि 3 गुना है, लेकिन इनकी सेल तो देखो 4 गुना है। ओके, यहां पर तो दोनों एक ही मायने पर जो हैं खरे नहीं उतर रहे। तो ऐसे केस में हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इसका नाम कुछ और होता है, वो अभी हम आगे सीखेंगे। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कि जो 5 लाख है वो 20 लाख का कितना है, आपने देखा ये 25% है। आपने 8 लाख 40 लाख का कितना परसेंट है, ये आपने देखा 20% है। ये 15 लाख 80 लाख का कितना है, इसको आपने कंपेयर करा तो ये लगभग मतलब थोड़ा सा कम आ रहा है, मेरे ख्याल 17 पॉइंट के समथिंग आएगा, कम आएगा जो भी है, मतलब कहने निकाल ही देते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 80, 18.75 कितना आएगा, 18.75 आ रहा है। ओके, ये हमारा आ रहा है। तो ये चीज हमें क्या बता रही कि जो बी लिमिटेड है वो अपने प्रॉफिट्स का अपनी सेल्स का 25% मार्जिन निकाल लेती है। दे आर कंट्रोलिंग देयर एक्सपेंसेस। लेकिन जो सी लिमिटेड है वो अच्छी खासी सेल करने के बावजूद भी अपने प्रॉफिट्स की परसेंटेज कम लेकर आ रही है, मतलब उनके एक्सपेंसेस नॉर्मली ज्यादा हो रहे हैं। तो यहां पर हमें एक चीज एनालाइज करने को मिली, एक चीज पता करने को मिली कि हमें सिर्फ खाली प्रॉफिट पर नजर नहीं डालनी है, हमें खाली सिर्फ सेल्स पे नजर नहीं डालनी है। अरे भाई, वो कितना परसेंटेज कमा पा रहे हैं, इस चीज पर भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे पहलू होते हैं। कंपनी अगर कंपैरेटिव्स ना करें, हम कंपेयर ना करें आपस में, इसके अलावा कंपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी रेशोज का इस्तेमाल करती है। वो किस लिए, कि ताकि हमें एक बेसिकली ये पता चले कि किस एरिया में, किस सेगमेंट में हमें अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है, अपने डेटर्स को, अपने क्रेडिटर्स को कंट्रोल करना है, या अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है, किस हिस्से में हम अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जहां पर रेशोज हमें हेल्प करती हैं। तो बहरहाल अगर सिंपल सी मैं डेफिनेशन देखूं रेशियो एनालिसिस की, तो दैट इज रेशियो एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और हमारी बैलेंस शीट, उसमें बहुत सारी डिटेल होती है, उनके आधार पर ये परसेंटेजेस निकाली जाती हैं। अ रेशियो इज अ स्टैटिस्टिकल यार्डस्टिक दैट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स और फिगर्स। अभी आपने जो कंप्यूटेशन करी वहां पे प्रॉफिट और सेल का रेशो आपने निकाला, उनका रिलेशन आपने निकाला, दैट इज व्हाट अ पार्ट ऑफ रेशियो। ओके, तो क्यों हेल्प लगती है हमें, कि हमें अपनी लिक्विडिटी पोजीशन, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, अपनी एफिशिएंसी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, इन तमाम चीजों के बारे में पता चलता। अब ये तमाम चीजें हैं क्या सर, लिक्विडिटी क्या है, ये सॉल्वेंसी क्या है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ठीक है, आइए तो इसकी शुरुआत करते हैं और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के परसेंटेज के, इन्हीं के बेस के आधार पर हमारी जो रेशोज हैं उनको क्लासिफाई करा गया है। तो दोस्तों ये 4 पार्ट में हमें रेशोज पढ़नी है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, कितना परसेंटेज आप प्रॉफिट कमा रहे हो। आप पूरे साल भर इधर उधर भागा दौड़ी करते रहते हो, सामान बनता है, बिकता है, आपकी कॉस्ट कम होती है, सेल्स ज्यादा होती है नॉर्मली, कितनी कम कितनी ज्यादा, कितना मार्जिन आपने निकाला। होता है कि कई बार पूछते हैं कि भाई आप प्रोडक्ट बना रहे हो, इसे मार्केट में बेच रहे हो, मार्जिन कितना है, तो दैट मार्जिन इज काइंड ऑफ प्रॉफिट। वो चीज क्या है, वो प्रॉफिट है। तो एक कंपनी की प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, उनकी रेशोज कैसे निकलती हैं, वो हम इसमें सीखेंगे। दूसरे नंबर पे आएगा एक्टिविटी रेशो। क्या आएगा हमारा, एक्टिविटी रेशो। बेसिकली व्हाट इज एक्टिविटी रेशो, सामान आया, कितनी देर में बिका, सामान बिका तो डेटर ने कितने दिन में पैसे दिए, आपने सामान खरीदा क्रेडिटर, तो सीधी सी बात है कितने टाइम में पैसे दिए। तो ये टर्नओवर रेशोज हम देखेंगे, मीनिंग जब हम पहुंचेंगे इसके बारे में और बात करेंगे। इसके अलावा सॉल्वेंसी रेशो, सॉल्वेंट, दिवालिया, ठीक है, वर्ड सुना होगा ना आपने, इंसॉल्वेंट, तो ये वही रेशोज हम निकलेंगी। ये कंपनी की कैपेबिलिटी को पता लगाती है कि कंपनी अपने लायबिलिटीज को पे करने में सक्षम है या नहीं है, अपने डेली बेसिस के खर्चों को कंट्रोल करने के लिए कैपेबल है या नहीं है। तो सॉल्वेंसी रेशोज हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, लिक्विडिटी रेशोज भी इसी का पार्ट होगा। एंड फाइनली वैल्यूएशन एंड पे आउट रेशो। वैल्यूएशन, पे आउट रेशो, वैल्यूएशन से हेल्प मिलती है कंपनीज की वैल्यू निकालने में, और पे आउट रेशोज आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, मैंने आपने बताया था, जैसे डिविडेंड पे आउट रेशो था,
तो उसके बारे में यहां पर भी बात होगी। ओके, तो सबसे पहले चलिए अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के बारे में बात करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और जैसे जैसे खाली स्पेस है इनको हम फिल करते हुए चलेंगे, निकालते रहेंगे, ठीक है। आइए फटाफट से, सबसे पहले हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हम ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक से शुरू करते हुए परचेज से होते हुए सेल्स के बाद अपना हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते थे, है ना, यही तरीका होता था। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट निकलता था। तो हमने जितना सामान बेचा उसमें से हमारा कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट जो फैक्ट्री के खर्चे वगैरह हमारे सारे के सारे होते हैं, तो उसकी रेशो बिल्कुल सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल्स टू, ऊपर आ जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। याद रखिएगा यहां पर क्या वर्ड है, हमारी नेट सेल्स है। नेट सेल्स जब भी बोलेगा तो ऑब्वियसली NS इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये बेसिकली हमारी होगी इसमें। एंड याद रखिएगा कि जब भी हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें क्रेडिट सेल और कैश सेल्स दोनों इंक्लूड होती हैं। रही बात इसके सिग्निफिकेंस की, ठीक है, ये बेसिकली जितनी ज्यादा है उतना बढ़िया है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जितना ज्यादा होगी उतना बढ़िया है। रीजन इसके पीछे पीछे साफ है बिल्कुल। यार एक कंपनी ने 100 रुपए की सेल करी, दूसरी कंपनी ने भी 100 रुपए की सेल करी, पता चला कि इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 100 में से 40 रुपए है और इसका 20 रुपए है, तो आपके मायने में कौन सी कंपनी अच्छी है? सर ये तो बचपन से सीखते आए हैं, जो मुनाफा ज्यादा कमाएगा वो कंपनी बढ़िया है, तो 40 वाली बढ़िया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। दूसरी चीज, अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ज्यादा होगी ना तो यू नो ऑलरेडी द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, सैलरीज बची हैं, अभी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना बचा है, डेप्रिसिएशन बचा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, बहुत सारे खर्चे, ओके, जो मिसलेनियस ओवरहेड के रूप में होते हैं। ओके, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ज्यादा होती है ना तो इन सभी खर्चों को पे आउट करना, इनको कंट्रोल करना काफी हद तक आसान हो जाता है, क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ज्यादा होगी तो देयर आर हाई चांसेस कि नेट प्रॉफिट रेशो भी ज्यादा आ सकती है। लेकिन जब आप ग्रॉस प्रॉफिट ही कुछ बना के नहीं चले हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में ही आपने सीधी सी बात है ज्यादा से ज्यादातर खर्चा निकाल दिया, तो नेट प्रॉफिट के लिए फिर क्या ही बचेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो नेट प्रॉफिट रेशो को सपोर्ट करती है, ठीक है। और आजकल शार्क टैंक में भी खूब इसके लिए आपने कई बार अगर देखा होंगे कुछ सीरियल्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, इनको लेकर वहां पर भी बहुत अच्छी खासी डिस्कशंस होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी आ जाती है नेट प्रॉफिट रेशो। तो सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला भी आप आसानी से समझ जाएंगे। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका नेट सेल्स, नेट सेल्स, ओके जी, ये यहां पर आ गया बराबर। और सेम थिंग वहां पर हमने फैक्ट्री के एक्सपेंसेस माइनस करे थे अभी तक, फिर उसके बाद ओवरऑल एक्सपेंसेस हमने माइनस कर दिए, तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट हमारा इसी में एक इंटरेस्टिंग आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की दोस्तों जब भी मैं एक नॉर्मली बात कर रहा हूं तो दैट इज व्हाट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इट इज EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ये फॉर्मूला हो जाता है इनटू 100। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। दरअसल EBIT में से जब हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं और उसके बाद फिर टैक्स माइनस कर देते हैं तब नेट प्रॉफिट आता है, तब उसके बाद आपकी नेट प्रॉफिट रेशो निकलती है। हालांकि नेट प्रॉफिट रेशो के भी दो रूप होते हैं, ठीक है, कि एक तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने बताया कि EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, ये आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पुट हो जाता है। और कभी भी ये भी पुट हो सकता है EBIT माइनस इंटरेस्ट ओनली, तो इट इज PBT, तो ये भी पुट हो सकता है। तो अगर मैं लिखूंगा पैट तो दैट इज NPR आफ्टर टैक्सेशन, और अगर मैं लिखूंगा PBT तो दैट इज NPR नेट प्रॉफिट रेशो बिफोर टैक्स। दोनों मायने सही है, वो सिर्फ इतना बता देता है कि हमने कितना हिस्सा अपना टैक्स में दे दिया, ठीक है। बहरहाल ये तीन रेशो आपने लिख ली,
तीन रेशो का फॉर्मूला हमने डायरेक्टली लिख लिया। अब इन तीनों का जरा लॉजिक में समझा दूं बेसिकली जल्दी से फटाफट से। देखिए, हम यूजुअली एक तो अपना ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बनाते हैं, ठीक है, उससे अपनी फाइनेंशियल्स को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर। जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें सारे के सारे जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आ जाते हैं, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे जो सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स कह रहा हूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और हमारे जो ओवरहेड्स हैं, अदर ओवरहेड्स, बिजनेस ओवरहेड्स बेसिकली अगर हम बात करें, ऑफिस ओवरहेड, यहां पर आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाते हैं, बाकी सब प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। एंड अदर मिसलेनियस आइटम्स, अदर मिसलेनियस आइटम्स वो यहां पर आ जाती है, ओके। दरअसल बात क्या है, जब भी हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट है, जब हम यहां तक लेकर जा रहे हैं, यहां तक लेकर जा रहे हैं, ये मेन ऑपरेशंस हैं। ये क्या है? ये मेन ऑपरेशंस हैं बिजनेस के, इसीलिए यहां तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। यहां तक क्या निकलता है? यहां तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। और ऐसी चीजें जो नॉन ऑपरेटिंग हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्या नाम है, इस इवेंट में, इस पर्टिकुलर ईयर में हुई, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड तो करनी पड़ती है ना। चाहे वो किसी रूप में रेंट मिला हो, कमीशन मिला हो, या हमने किसी अदर एक्टिविटी के लिए कमीशन पे कराओ, कुछ भी हो सकता है, आता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही है ना। तो अगर हम बिजनेस के मेन ऑपरेशंस की कैपेसिटी को मेजर करते हैं, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी अलग से बनता है कि भैया हमें मेन एक्टिविटीज से बताओ, हमें यह मत बताओ आपने बिजनेस की जो मेन पर्पस है उसके अलावा पैसा कितना कमाया। हम तो आपको उससे जज करेंगे कि आपके मेन ऑपरेशंस कितने थे, ओके। तो ऑब्वियसली वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, लेकिन हमें अगर ओवरऑल निकालना पड़े तो फिर हमारा ये नेट प्रॉफिट होता है। सो दैट्स वाई जब हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की बात करी तो हम ग्रॉस प्रॉफिट तक आके रुके। जब हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करी तो उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से आपके जो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे थे, सारे के सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे थे, वो माइनस कर लिए, ठीक है। दैट इज व्हाट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन जब मैंने बात करी नेट प्रॉफिट की तो उसमें फिर जो बाकी खर्चा था हमारा, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा था या इनकम थी, वो भी सारे एडजस्ट कर लिए। तो ये तीन पहलू होते हैं इन तीनों के, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चंस भी साथ साथ इसके कराता हूं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। पहले वाले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज। आपके मॉड्यूल में दोस्तों जो कंटेंट है क्वेश्चंस का वो ना के बराबर है रेशियोज में, बाद में सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ही बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये अदर क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग एरिया से उठाकर आपकी प्रैक्टिस के लिए डाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इनको भी करिएगा, जरूरी है, कोई मॉड्यूल में न्यूमेरिकल्स बिल्कुल जो है नदारद है। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी, ओके। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्रीज है, हमारे पास परचेजेस हैं, हमारे पास सेल्स हैं, हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हैं, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ओके, हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। अभी मैंने आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया उधर चार्ट में। हम क्या करते हैं कि जब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में से बेसिकली जो हमारे सारे के सारे आपके क्या नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है वो माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आ जाएगा, बराबर। लेकिन अगर मैं यहां पर बाकी चीजों को देखूं तो मेरे पास यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है, ओके। तो चलिए ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल लेते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट को निकाल लिया जाए, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग को पुट करके मैं आसानी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लूंगा। तो क्या रहेगा? अब यहां पर चलिए थोड़ा मदद लेते हैं आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ठीक है। अब हम अकाउंटेंसी में चले गए हैं थोड़ा सा, तो आप भी मेरी हेल्प करिएगा क्योंकि मेरी भी थोड़ी हल्की है। मेरी भी मतलब आपकी तो अच्छी होगी, मेरी हल्की है, ठीक है। ये बेसिकली ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, बराबर कर रहा हूं। यहां पर परचेजेस आ जाती हैं और यहां पे हमारे अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं और यहां पे आपका सेल्स आ जाती है, बराबर। यही सब चीजें होती हैं। तो अगर मैं इन सब की वैल्यूज पुट करूं तो ओपनिंग इन्वेंट्री 50 है और क्लोजिंग 75 है, तो 50 और 75
ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दे, छोटा कर देते, हमें देखने को मिल जाएगा यहीं से। हाँ जी, 50 है और 75 है। इसके बाद अदर डिटेल की बात करें तो परचेजेस मुझे दे रखी हैं, वो 5 लाख की हैं, मैंने परचेजेस को पुट कर दिया 5 लाख रुपीस, बराबर। उसके बाद आपका सेल्स जो है ग्रॉस दे रखा है, मतलब सेल्स रिटर्न भी है मेरे पास, ठीक है। तो 7,50,000 आपकी सेल्स है और ये 15,000 रुपए हमारा जो है सेल्स रिटर्न है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 735 माइनस करके मैंने यहां पे लिख दिया, ओके, इट इज नेट सेल्स, बराबर। आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री हम पुट कर चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस का अभी कोई रोल नहीं है। डिविडेंड एंड शेयर्स हम आपका ये नेट प्रॉफिट के बाद की एक्टिविटी है, तो अगर मैं नेट प्रॉफिट रेशो निकाल रहा होता ना तो भी इसका यूज नहीं होता, ये तो बिल्कुल एंड की एक्टिविटी है। लॉस बाय थेफ्ट एक अदर एक्टिविटी हो गई जो कि हम यहां पर पुट करते हैं आपका बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आपने क्या करना है, इनसाइड का टोटल करेंगे सारा का सारा आप, तो कितना हो गया दोस्तों 7,35,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें वो नहीं दे रखे कुछ भी, तो 7,35,000 प्लस 10,000 प्लस 75,000, तो इस साइड का टोटल 820 आ रहा है। 820 के बाद आप इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा कितना आ गया ये 5,50,000, अरे तो ये दोस्तों मेरा आ रहा है 270 कितना आ गया 2,70,000। दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। ये डेरिवेशन आपने करी किसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से। आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, कैसे, इसी से फॉर्मूला बना दो ग्रॉस प्रॉफिट का। आपने क्या करा, आपने ये वाली साइड जोड़ी थी, तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस एंड माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यूजुअली ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। लॉस बाय थेफ्ट वगैरह इतना नहीं आता, बट ठीक है हमने पुट कर लिया, नॉर्मली ये फॉर्मूला बन जाता है। अदरवाइज आप अकाउंट से भी कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अच्छा जी, अब हमसे क्या पूछा गया था, सर हमसे पूछा गया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो 270 आ गया, चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं यहां पे और इसको यहां पे सॉल्व कर देंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो OPR इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, अगर हम यहां पे ध्यान दें तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस करिए सर, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करिए, नीचे आपका नेट सेल्स आ जाएगा एंड इनटू 100। तो सर 270 आपने निकाला, भूल चूक लेनी देनी भी अगर कैलकुलेशन इधर उधर हुई तो 25,000 और 60,000 माइनस 25,000 माइनस 60,000 और नेट सेल हमने 735 निकाली थी, इफ आई एम राइट, 735 इंटू 100। तो बताओ जरा जल्दी जल्दी कितना आया, 270 माइनस 85 डिवाइडेड बाय 735, ये 25.17 हमारा इतना, इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी 17%। ठीक है, क्लियर, डन, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ऐसी इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी हमें फटाफट से रेशोज निकालने की। ठीक है ये आ गया, हो सकता है एमसीक्यूज में आपसे इस तरीके से, आपसे जो कंटेंट देकर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले, इस तरीके से आपके आइटम्स देकर। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन एमसीक्यू में क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 4,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ऑन व्हाट, क्या कॉस्ट। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी दे रखे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है लिख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इन दोनों को जोड़कर निकलता है। ठीक है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जो है वो मेंटेन करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो वो है वो समझ लीजिए। पहली बात तो ये कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये जो दे रखा है आपको, ये है सेल्स, ये है नेट सेल्स, नेट सेल्स, सेल्स रिटर्न वगैरह एडजस्ट करने के बाद, क्योंकि बाकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपका 4,50,000 आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है हमें, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है। इसको कैसे सॉल्व करना है आइए ध्यान देंगे। देखिए, जब हम पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो नॉर्मली सेल्स में से जब हम अपनी कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो फॉर्मूला हमारा होता है, बराबर, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा। क्योंकि हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखाया सर, ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट रहता है और नीचे होता है सेल्स,
तो हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हो, नेट प्रॉफिट रेशो हो, ये हमेशा सेल्स पर निकलती हैं। ये किस पर निकलती हैं? सेल्स पर निकलती हैं। लेकिन सर यहां पर तो क्वेश्चन में हमें ये कॉस्ट पर दे दिया। किस पर दे दिया? कॉस्ट पर। तो कोई बात नहीं, ये छोटा सा फॉर्मूला लगाना आप और आपका आंसर आ जाएगा। आपका जो 4.5 लाख है सेल दे रखा है। कितना दे रखा है? 4.5 लाख। ओके, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है इसे इट इज 25% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट को एक्स मान लो और ये क्या हो जाएगा? 25% ऑफ एक्स। मैथ्स मैंने बोला ना, फाइनेंस का कम, अकाउंटेंसी का यहां पे यूज ज्यादा होगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे आपने सॉल्व करा, इट इज 4,50,000। इसको उधर ले जाओ तो x/4 प्लस x, ये आपने जोड़ा तो 5x/4, और फाइनली जो x की वैल्यू है वो इधर आ जाएगी आपकी। सॉल्व करिएगा इसको। 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4/5, तो 3,60,000 दोस्तों हमारा यहां पे कॉस्ट आ गया। कितना आ गया? 3,60,000। एंड सिमिलरली अगर आपका कॉस्ट, हमारे इस क्वेश्चन में कॉस्ट आपका आ रहा है 3,60,000, तो देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ जरा बताओ? या तो 4.5 और 36 का गैप ले लो, या फिर इसका 25% कर दो, 90,000 रुपए। तो इस वाली कैलकुलेशन से आपने जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको डिटरमाइन कर लिया, दैट इज 90,000। अब क्या बचा आपके लिए? कुछ भी नहीं, सब लड्डू है अब तो। सर ऑपरेटिंग रेशो निकालनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालनी है, तो इट इज ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख लीजिए, इनटू 100। मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया सर 90,000 का, उसमें से मैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगा, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स की अगर मैं बात करूं तो 4,50,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड लेट्स सॉल्व इट। ओके, आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये 67 आ गया, 67 500 डिवाइडेड बाय, तो ये दोस्तों 15%, 15% के अराउंड हमारा आंसर आ रहा है। अराउंड नहीं, मतलब एग्जैक्ट 15% हमारा आंसर आ रहा है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस तरह से बढ़ते रहेंगे भाई। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी वाज 25%। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% दी थी, इसमें भी 25% दी है, लेकिन वहां पर मेंशन था कॉस्ट पर है, यहां पर मेंशन नहीं है किस पर है, तो सेल्स मानते हैं। ओके, अगर सेल्स मेंशन है तो ऑब्वियसली सेल्स है, अगर कॉस्ट मेंशन है तो ऑब्वियसली कॉस्ट है, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको सेल्स ही लेना है। सो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज 25%। आगे बढ़ते हैं। इट्स कैश सेल्स वर ₹2 लाख। कैश सेल्स कितनी है? 2 लाख रुपए है। क्रेडिट सेल इज 90% ऑफ टोटल सेल्स। ओके, तो यहां पर बस बेसिकली कुछ नहीं है, आपको थोड़ी मैथ्स दे दी गई है सॉल्व करने के लिए, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं हमारे कंपनी के वो 20,000 रुपए हैं, और नेट प्रॉफिट रेशो दोस्तों हमें बेसिकली निकालनी है। तो ये निकाल देते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा इजी है। इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, ठीक है, वहां पे इतने में हो जाएगा, लेकिन मैं इसको हटा देता हूं पहले, क्योंकि क्वेश्चन में देखो हमें सेल्स नहीं दी गई है ना, तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। आइए फटाफट से। सेल्स इज इक्वल्स टू कैश प्लस क्रेडिट, मतलब कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। अगर सेल्स एक्स है तो क्रेडिट सेल कितनी थी? 90% ऑफ टोटल एक्स, तो इट इज 90% ऑफ एक्स। और कैश की वैल्यू साफ साफ दे रखी है सर, वो 2 लाख रुपए है। वो कितनी है? वो 2 लाख रुपए है। सो इसको इधर ले आओ, x माइनस 9x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 2 लाख, और इसको पूरे को सॉल्व करोगे आप, ठीक है, वो आपको करना तसल्ली से। तो ये x अपॉन 10 आ जाएगा, उधर क्रॉस करोगे तो कुल मिला के जो टोटल सेल्स है ना हमारी, वो 20 लाख रुपए आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20 लाख रुपए। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा है सर? 25%। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 25% ऑफ 20 लाख, सर 5 लाख रुपए हो गया। चलो जी, ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया। आपसे पूछा नेट प्रॉफिट रेशो, तो नेट प्रॉफिट रेशो क्या होती है सर? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, यानी कि नेट सेल्स इनटू 100 बराबर
ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख है, उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं आपके वो 20,000 रुपए के हैं मात्र, वो आपने माइनस कर दीजिए यहां से, और डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। ठीक है, थोड़ा खिचड़ी सा हो रहा है स्पेस की वजह से, बट ठीक है, आप साथ साथ करते रहिए। सॉल्व करो, कितना आया 480, 4,80,000 डिवाइडेड बाय हमारा 20 लाख रुपए, 24%, 24% दोस्तों हमारा ही आ रहा है। ओके जी, ये भी बात बन गई। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 25% है, ऑपरेटिंग रेशो 90% है। ये भी एक नई चीज यहां पे दे दी गई है, ये बेहतरीन चीज दे दी गई है। ऑपरेटिंग रेशो 90%, नई चीज आ गई। सर हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ये ऑपरेटिंग रेशो, ये क्या अभी देखते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे 4 लाख हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमारी जो है वो 44,000 रुपए। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो। पहली बात, इस क्वेश्चन में मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इसीलिए नहीं पड़ेगी, देखिए समझिए, बेसिकली ये सेल्स है, मान लीजिए एग्जांपल, लॉजिक समझिएगा, ये सेल्स है, ये टोटल क्या है? सेल्स है। मैंने पढ़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो इस सेल्स में से, टोटल रेवेन्यू में से एक हिस्सा प्रॉफिट का ले जाएगा, एक परसेंटेज, एक स्पेसिफिक पार्ट प्रॉफिट ले जाता है, तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग है वो क्या होगा? वो कॉस्ट होगा। ओके, अब इसने स्पेशली मेंशन कर दिया कि जो आपकी ऑपरेटिंग रेशो है, या छोड़ो ऑपरेटिंग रेशो को छोड़ो, ऑपरेटिंग रेशो को छोड़ो, मैं कह रहा हूं ये सेल्स है, सेल्स का एक पार्ट क्या होता है? प्रॉफिट। एक क्या होता है आपका? कॉस्ट। अगर सेल्स का एक पार्ट प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट को मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाम देता हूं, तो यकीनन जो दूसरा हिस्सा है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा। वो ऑपरेटिंग क्या होगा? कॉस्ट होगा। बराबर। अब इससे सर मुझे क्या मदद मिलेगी? इससे मुझे ये मदद मिलेगी, ये चीज लिख लीजिए, हमेशा याद रहनी चाहिए आपको, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो प्लस ऑपरेटिंग रेशो हमेशा इक्वल्स टू 100% होता है, हमेशा इक्वल्स टू 100% होता है। तो मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व कर रहा हूं आपका। इफ ऑपरेटिंग रेशो इज 90%, देयरफॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आपकी 10% हो गई। कितनी हो गई? 10%। देयरफॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10% ऑफ सेल्स, यानी कि 8 लाख रुपीज, एंड दैट कम्स टू 80,000। ठीक है दोस्तों, स्पीड मेरी थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि रेशो का जो टॉपिक है थोड़ा लंबा है, लेकिन मुझे सेशन में वाइंड अप आपको करना है। तो जो चीजें मैं आपको यहां पे बता रहा हूं बेसिक आप नोट डाउन करते ही, चाहे तो दोबारा से एक बार चैप्टर पे आके स्लो में होल्ड करके इसको देख लीजिएगा। अभी तो ये लगातार चल रहा है, बट बाद में इसको एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा, चाहे तो आराम से। ठीक है, 80 आ गया। अब निकाल देते हैं नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो के लिए नेट प्रॉफिट मुझे चाहिए डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ओके, आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकाला? सर 80,000 रुपए निकाल दिया। ठीक है, तो इसमें जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 4,000 रुपए, वो माइनस करिए, 4,000 ये, हाँ, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो 44,000 रुपए है वो ऐड करिए। भाई नेट प्रॉफिट में तो सबका हिसाब होगा ना, डिवाइडेड बाय 8 लाख रुपीज। तो 4 माइनस हुआ 40,000 टेक्निकली जुड़ गया, तो 1, 20, 15% दोस्तों हमारा ये यहां पर आ रहा है। 15% हमारी एनपीआर होगी। ओके जी, क्लियर। तो इस चीज में दोस्तों आपको क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए। अब क्योंकि आपने यहां पर एक चीज बिल्कुल, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, एक चीज आपने यहां पे सारी की सारी पढ़ ली, क्लियरली कर ली। आपने बात करी ग्रॉस प्रॉफिट की, आपने बात करी नेट प्रॉफिट की, आपने बात करी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, और उसी के साथ आपने कॉस्ट की बात कर ली। तो मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूं कि अगर आप किसी भी वैल्यू के लिए ये सेल्स ले लेते हो और उसमें से कह रहे हो कि 80% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, तो सॉरी 80%, बाप रे, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% है, तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग है वो क्या होगी? कॉस्ट होगी।
अगर आप कह रहे हो कि 20% आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो 80% आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी। अगर आप कह रहे हो कि 20% आपका नेट प्रॉफिट है तो सीधी सी बात है जो 80% है वो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। बराबर इस तरीके से निकलता जाएगा। तो जैसे प्रॉफिट्स की रेशो निकलती हैं ऐसे ही आप एक्सपेंसेस की भी रेशो निकाल सकते हो अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिया जाए। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रेशो क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की रेशो क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की रेशो क्या होगी, सेलिंग एंड एक्सपेंसेस की रेशो क्या होगी। सिंपल, पहली बात तो सबके नीचे नेट सेल्स आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज के अंदर इस तरह से जो भी हम निकालेंगे एक्सपेंस का, आपका प्रॉफिट का, सब सेल्स पे रहता है। ठीक है, नेट सेल्स, नेट सेल्स हर एक में आ जाएगा। नेट सेल्स, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो रिपीट हो रहा है, अभी बताऊंगा क्यों। तो देखो कितना आसान है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशो, तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस लिख देना। ये क्या, सेलिंग एक्सपेंस रेशो, तो यहां पे सेलिंग एक्सपेंस लिख देना। बेसिकली अगर हम दोनों की बात करें तो इसको बेसिकली क्या है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो बोले तो यहां पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो लिख देना। तो सर ये दूसरा वाला क्या होगा, बेसिकली जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, इन दोनों को मिलाकर ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस बनता है। तो यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए आप क्या लिख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो कुल मिलाकर सिंपल सी आपकी जो ये वाली जो डेफिनेशन है वो इसकी बन जाती है। समझ आ गया। और रही बात कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, तो सिंपल है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशो, तो ऊपर कॉक्स ही आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही आएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो कहने का मतलब आपको फॉर्मूले जो हैं वो सारे के सारे बनाने भी आने चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आगे चल के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे जो हम समझेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्मूला अपना डिराइव भी कर सकते हैं। अब ऐसे ही इसमें अगला जो आ जाता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने जो पैसा लगाया है उसे अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला जो हमारा आ रहा है, अभी तक हमने क्या, अभी तक जो हमने पहला पार्ट पढ़ा प्रॉफिटेबिलिटीज में वो था रिटर्न ऑन सेल्स, था एक तरह से रिटर्न ऑन सेल्स, कि सेल का जो भी हमारा खर्चा हुआ है, सेल्स का जो भी हमारा खर्चा हुआ है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट कितना बना, उसका नेट प्रॉफिट कितना बना, उसमें से एक्सपेंसेस कितने बने, तो दैट एवरीथिंग इज रिटर्न ऑन सेल्स। अब हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो पैसा लगाया है उस पर हमें कितना रिटर्न मिला है। तो इसमें सबसे पहले देखो फॉर्मूला आप बनाना सिखाता हूं, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट। इनके ना दो पार्ट दे रखे हैं, एक तो आपको निकालना है रिटर्न प्री टैक्स और एक निकालना है पोस्ट टैक्स, प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स। तो यूजुअली जो फॉर्मूलाज होते हैं हमारे वो प्री टैक्स होते हैं, बट इसमें आपसे पोस्ट भी पूछ ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं पहले समझाता हूं, लॉजिक आपको समझाता हूं। ये क्या कह रहा है, रिटर्न ऑन एसेट। ओके, रिटर्न मतलब जो आपने बनाया, जो आपने कमाया, ये होती है दोस्तों बैलेंस शीट। ओके, मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां पे आप फिक्स एसेट लिख लीजिए या क्या नाम है, नॉन करंट एसेट लिख लीजिए। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, ये आता है टोटल एसेट्स। ठीक है, इस साइड की बात करें तो इक्विटी लिख देता हूं, डेट लिख देता हूं, डेट मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों तरह के डेट आ गए, और करंट लायबिलिटीज लिख देता हूं। शॉर्ट टर्म डेट में अब ये नहीं कि मैं क्रेडिटर्स को जोड़ूंगा, ठीक है, डेट मान ली, लॉन्ग टर्म मान लीजिए, चलिए ठीक है। अब उसके बाद यहां पर जब आप टोटल करते हो, इन सब का टोटल करते हो, तो डेफिनेटली ये टोटल एसेट ही तो इधर आएगी, दोनों साइड मैच होती है ना। तो इसको टोटल फंड लिख लीजिए या टोटल एसेट लिख लीजिए, दोनों का फायदा, दोनों का क्या नाम है, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आता है। अब ये पूछ रहा है रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट जो पैसा आपने लगा रखा है,
यार जो पैसा आपने लगा रखा है वो किसने लगाया है? सर वो लगाया है इक्विटी शेयर होल्डर्स ने, वो पैसा लगाया है हमारे डेट्स ने, वो हमारे डेट्स ने, डेट्स डिवेंचर हो गए, बैंक लोन हो गए, बैंक ने लोन दिया, उनका पैसा लगा हुआ है। डेटर्स ने हमारे डिवेंचर, सॉरी माफ कीजिएगा, डिवेंचर होल्डर्स ने हमारे डिवेंचर्स खरीदे हैं, उनका पैसा लगा हुआ है। जिन लोगों ने हमारे बॉन्ड्स खरीदे हैं उनके पैसा लगा हुआ है, जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है। ओके, ये हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ऑलरेडी सीखा। अब यहां पर अगर मैं रिटर्न ऑन एसेट्स की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है मुझे खाली इक्विटी शेयर होल्डर नहीं, मुझे अपने डेट्स का भी इस्तेमाल करना है, मुझे अपने डेट्स का भी ध्यान रखना है। ओके, अगर मुझे अपने डेट्स का इस्तेमाल करना है, डेट्स का ध्यान रखना है, तो मुझे यह बताओ डेट्स को क्या मिलता है? सर इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट तक मुझे सब कुछ कंसीडर करना है, इंटरेस्ट तक मुझे सब कुछ कंसीडर करना है। तो फॉर्मूला बन गया दोस्तों, प्री टैक्स की बात करूंगा पहले। इट इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स या एसेट्स, क्योंकि आपने रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करी, इनटू 100। ईबीआईटी इंटरेस्ट, सॉरी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कायदे से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट की बात हो रही है। इंटरेस्ट भी कंसिडर करा गया है क्योंकि आपसे ओवरऑल रिटर्न पूछा गया है कि भैया आपके इक्विटी वालों ने जितनी इन्वेस्टमेंट करी, डेट वालों ने जितनी इन्वेस्टमेंट करी, उन सब से ही तो आप टोटल एसेट्स बन रही है ना, आप सबका रिटर्न निकालो। तो दैट इज ईबीआईटी अपॉन एसेट्स, या आप कह लीजिए इसको टोटल एसेट्स बेटर रहेगा, और टोटल ही लिख लो क्योंकि अभी आगे वाला दूसरा है। और अगर ये पोस्ट टैक्स आपसे बोल देता है सो इट्स नथिंग, इट्स सिंपल, इट्स ईबीआईटी। आप जानते हैं क्या करना होगा, ईबीआईटी टोटल एसेट। कैसे जानते हो? क्योंकि सर अभी पिछला ही तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निपटाया, तो 1 माइनस टी, ये फॉर्मूला आप ब्रैकेट में लगा दोगे पोस्ट निकालने के लिए। ओके, अगला वाला क्या पूछा इसने? रोना, रिटर्न ऑन नेट एसेट्स। सर नेट एसेट के लिए मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, मैं नेट करंट लायबिलिटीज जो है मैं उसको माइनस कर दूंगा। सेम फॉर्मूला रहेगा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, दैट्स इट। अगर पोस्ट टैक्स बोलेगा तो 1 माइनस टी मैं कर दूंगा, बराबर, ये चीज भी हो गई। आगे बढ़ते हैं। ऐसे रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, आपने बेसिकली इन्वेस्टर्स ने कितनी कैपिटल आपकी इंप्लॉय करी हुई है, तो यहां पर यूजुअली ये लगभग आपका फॉर्मूला मिलता जुलता आपका एसेट से ही हो जाता है। यूजुअली इसमें ऐसा कोई हमें डिटेल में जो डिफरेंस है वो यहां पर देखने को नहीं मिलता, तो बट मेंशन हम प्रॉपरली कर देते हैं। तो इट इज ईबीआईटी वंस अगेन, ईबीआईटी वंस अगेन, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड तो दोनों की है ना, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर की भी है और हमारे डेट्स की भी है। और नीचे बस इतना लिख देते हैं कि डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी, ये इस तरह से हम यहां पे लिख देते हैं। एंड हाँ, यहां पे याद रखिएगा कि जो डेट है ना उसमें दोनों आते हैं, तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों आपके आएंगे। तो सिमिलरली आपका उसी से हो गया। नॉर्मली हमने ज्यादातर अपनी लाइफ में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये यूज करना सीखा होगा। और यहां पर दोस्तों सेम थिंग, ये पोस्ट टैक्स बोला ना, तो ये नीचे फॉर्मूला सेम रहेगा और यहां पे जहां पर भी पोस्ट बोलेगा वो 1 माइनस टी में लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये था कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक नया वर्ड आ गया इन्वेस्टेड कैपिटल। ज्यादातर जगह दोनों सेम ही यूज होंगे, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लीजिए कि अगर इन्वेस्टेड कैपिटल आपको दिया, बोला जाता है कि इन्वेस्टेड कैपिटल पर निकालिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो ऊपर आपको निकालना आता ही है, उसमें से आप ये दो चीजें माइनस कर देंगे, कैश एंड इक्विवेलेंट्स, और माइनस कर देंगे इसमें से जो गुडविल है अगर स्टैंड करती है। तो गुडविल देखो, कैश तो ऑलरेडी कैश पड़ा ही हुआ है ना आपके पास, अगर कैश आपके पास पड़ा हुआ तो इन्वेस्ट नहीं हो रखा। और गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, वो बिजनेस को मशीनरी के तौर पे तो रन नहीं कर सकती ना, दैट इज ठीक है कि उसकी एक मार्केट एडवांटेज है गुडविल, बट अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टेड कैपिटल वो नहीं है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला हम लगा लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एक क्वेश्चन इसका, अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा बताओ? ये तो सर बहुत सिंपल हो गया, आप कह रहे हो, अब खुद बनाना सीख लो फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो नीचे तो इक्विटी आ जाएगा सर हमारा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इसमें सब आ जाएगा आपका प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस, जो टोटल इक्विटी का हिसाब किताब बनता है। ऊपर इक्विटी को क्या रिटर्न देते हैं सर? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट भी जाएगा,
आपका क्या नाम है, टैक्स भी जाएगा। तो कुल मिला के सब कुछ माइनस करने के बाद जो बचता है इक्विटी का होता है, तो वो ऊपर आएगा। और हाँ, अगर मान लो क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे रखे हैं तो उनका प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस होगा। इट डिपेंड के क्वेश्चन में क्या डेटा आपको दे रखा है। तो इंस्टेड के हम फॉर्मूले को रट भी लो, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन अगर लॉजिक कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप फॉर्मूला अपनी आसानी से अपने खुद बड़े प्यार से बना भी सकते हो, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की यहां पर दोस्तों ये बात हुई। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम टर्नओवर रेशियोज की तरफ बढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ऑब्वियसली डेट और हमारे जो इक्विटी वाले भैया हैं वो दोनों आ गए। और हाँ सॉरी, माफ करिएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मली ज्यादातर क्वेश्चंस में डेट और इक्विटी ही होते हैं, लेकिन अगर प्रेफरेंस भी होगा तो उसको भी लिया जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में है, पहले मैं कैपिटल फॉर्मूला लिख लेता हूं कि सर ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें तो एक तो इक्विटी आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल ये आ गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस जो है सर ये भी आएंगे, ये इक्विटी का ही हिस्सा होता है। करंट लायबिलिटी से मतलब नहीं होता, डिबेंचर्स आएंगे, ठीक है। तो इधर कुछ है क्या, इधर और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। तो आओ इस साइड को जोड़ लो फटाफट से। तो ये कितना हो, 50 50 एक 6 लाख रुपए हो गया। तो ये नीचे वाला तो सर 6 लाख रुपए आ रहा है हमारा, ओके। और इधर अगर मैं बात करूं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है इसने, तो इसने आफ्टर सर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, हमें चाहिए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो नेट प्रॉफिट कितना था, 1,20 आफ्टर टैक्स, यानी कि इसमें वापस से ऐड बैक करिए टैक्स जो कि है 1,20, टैक्स ऐड बैक करिए, और वापस से ऐड बैक करिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दे नहीं रखा, बट यहां पे अगर हम देखें तो 12% डिबेंचर्स हैं 4 लाख के, तो 12% यानी कि 48,000 रुपए इंटरेस्ट पे करा होगा। तो 240 और 48 288, तो 2,88,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, इसकी रेशो परसेंटेज आप निकाल लेंगे, इट विल बी डन, ओके। तो दोस्तों ये हमने यहां पर अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज का जो पार्ट है वो कंप्लीट करा, ठीक है। स्पीड मैंने थोड़ी ऑब्वियसली ज्यादा रखी कि मैं चाहता हूं आपके जितने ज्यादा कंसेप्ट हैं वो इसमें कवर हो जाएं, तो वो टॉपिक हमने यहां पे डन कर लिया है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। दैट इज व्हाट टर्नओवर रेशियोज एंड एक्टिविटी रेशियोज भी इनको कहा जाता है। क्लास 11-12 जब भी आपने रेशियोज टॉपिक करा होगा तो अच्छा खासा पोर्शन, अच्छा खासे जो क्वेश्चंस हैं वो इस पार्ट से आते थे। टर्नओवर रेशियोज बेसिकली है क्या, टर्नओवर रेशियोज होता है, देखिए मान लीजिए आज 1 अप्रैल है, आप फाइनेंशियल ईयर है, पहले दिन पहला जो है आपका। अब हुआ क्या, आपने आज रॉ मटेरियल खरीदा, बराबर, आज आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, आज आपने रॉ मटेरियल खरीदकर अपने गोडाउन में भेज दिया, ओके। 10 अप्रैल को वो गोडाउन से निकल के फैक्ट्री में पहुंच गया, फैक्ट्री में प्रोसेस होने में उसको 20 दिन लगे, 30 तारीख को वो फिनिश गुड बन गया, ओके। तो यानी कि 1 महीने के अंदर आपका जो स्टॉक है वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गया, ओके। वहां पे फैक्ट्री से फिर वो शोरूम में चला गया, दुकान पे चला गया, 15 मई को वो बिक गया। तो 1.5 महीने के अंदर आपका स्टॉक बिका, आपका रॉ मटेरियल जो आया था बिका। 15 मई को बिकने के बाद जो आपका बंदा है वो उधार पे सामान ले गया था, और उसने यहां पर क्या करा कि मान लीजिए 15 जून को जाके आपकी पेमेंट करी। तो ध्यान दो, 1 अप्रैल को जो रॉ मटेरियल आप खरीद के लाए थे उसका पूरा चक्कर चलता गया, और उस रॉ मटेरियल को खरीदने का फायदा आपको 15 जून को यानी कि 2.5 महीने बाद जाके मिला। तो ये जो 2.5 महीने की ड्यूरेशन है इसे ऑपरेटिंग साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग साइकिल, कि ये पूरा समय लगा, ये पूरा टाइम लगा हमें अपनी सेल्स को कन्वर्ट करने में, ओके। अब इस पूरे ड्यूरेशन में जब रॉ मटेरियल आया से आपका कब वो तैयार हुआ और कब वो बिका, 15 मई, फिर 15 मई को ठीक है बिक गया, पैसा कब आया आपका 15 जून को आया। तो ये जो ड्यूरेशंस हैं ये अलग अलग एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज की ड्यूरेशन को ही हम क्या कहते हैं, टर्नओवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्नओवर्स कहते हैं। और जैसे मैं बोल रहा हूं, अब खुद सोचो, एक अगर प्रोडक्ट 1 अप्रैल को आया और 15 जून को मिला, तो आप क्या कहोगे, सर 2.5 महीने का टर्नओवर है, 2.5 महीने का एक्टिविटी है।
लेकिन एक है जो एक कंपनी है जो ये सारा का सारा काम 1 महीने में कर देती है, तो उनकी एक्टिविटी कितने की है? 1 महीने की है। आप किसको पसंद करोगे? सर हम 1 महीने वाली को पसंद करेंगे कि भाई जो फटाफट से अपनी प्रोडक्ट को बेचकर अपने रेवेन्यू को जनरेट करती है। तो बेसिकली एक्टिविटी रेशोज, टर्नओवर रेशोज हमें ये पता लगाती हैं, हमें इस चीज में हेल्प करती हैं कि जो आपकी जो एक्टिविटीज हैं प्रोडक्ट को खरीदने की, बेचने की, अपने डेटर्स से पैसा लेने की, अपने क्रेडिटर्स को पैसा देने की, ये कितने समय तक चलती हैं। ओके, इसी में से सबसे पहली आ जाती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, और इसको स्टॉक टर्नओवर रेशो भी आप बोलेंगे। हालांकि स्टॉक टर्नओवर रेशो मॉड्यूल में अलग से दे रखा है, बट आपको उस पर नहीं जाना है, आपको इसी तरीके से करना है। दोनों एक ही है, स्टॉक टर्नओवर रेशो और स्टॉक टर्नओवर रेशो। मीनिंग समझिए, स्टॉक टर्नओवर रेशो, आपने 1 अप्रैल को रॉ मटेरियल खरीदा, स्टॉक आ गया। टर्नओवर वो अपने प्रोसेस को पूरा निभाकर बिक कब जाता है, कितने ड्यूरेशन में बिक जाता है, उसे टर्नओवर रेशो कहते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशो कहते हैं। इसका फॉर्मूला है सिंपल, स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ये अगर मैं बात करूं तो हमारा रहेगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, यानी कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इनकी एवरेज हम लेंगे इनटू 100। ठीक है, सॉरी इनटू 100 नहीं, माफ कीजिएगा, दैट्स इट, इतना ही होगा। और ये टाइम्स में निकलता है, ये टाइम्स में निकलता है। ठीक है, ओके, इसका यूज क्या होता है मैं भी आपको बताता हूं। इसके फर्दर पार्ट्स अब देखो जरा। स्टॉक टर्नओवर रेशो मैंने आपको बताया, स्टॉक टर्नओवर रेशो मैंने आपको बताया हमारे एग्जांपल के हिसाब से कि 1 अप्रैल को वो हमारे गोडाउन में आया। ओके, और यहां पर वो मान लीजिए मैं 15 जून लेकर उसको एक्यूरेटली 30 जून ले लेता हूं, 30 जून ले लेता हूं। ओके, तो ये जो ड्यूरेशन है 3 मंथ्स की, ये टर्न अराउंड पीरियड है, टर्नओवर पीरियड है कि 3 महीने के अंदर जो मेरा स्टॉक जो है वो बेसिकली आकर और सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर 3 महीने में ऐसा होता है, अगर 3 महीने में ऐसा होता है, साल कितने का है सर? 12 महीने का। इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 4 आ जाएगा। दोस्तों जो 4 है ना, वो मेरा स्टॉक टर्नओवर रेशो है। वो क्या है? मेरा स्टॉक टर्नओवर रेशो है। मतलब साल में 4 बार ऐसा हो जाता है कि रॉ मटेरियल आए और वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। ये बेसिकली हेल्प होती है स्टॉक टर्नओवर रेशो की। अच्छा, दूसरी चीज, इसको हटाओ जरा। ये 3 महीने का टाइम मैंने लिया, ये 3 महीने का टाइम मैंने लिया, यहां पर एंट्री हुई प्रोडक्ट की और यहां पर क्या हुई? सेल्स। यहां पर क्या हुई? सेल्स। वो 10 दिन बाद 4 अप्रैल को फैक्ट्री में गया था, फैक्ट्री में गया था। इसका मतलब 10 दिन वो सिर्फ रॉ मटेरियल के रूप में पड़ा रहता है। फिर वो फैक्ट्री से निकलकर 30 अप्रैल को कंप्लीट हो गया था, तो ऑब्वियसली वो हमारी शॉप पे या शोरूम में चला गया था। तो ये जो ड्यूरेशन थी 20 दिन की, 20 दिन के लिए वो एज एन वर्क इन प्रोग्रेस रहा। उसके बाद सीधी सी बात है, मान लीजिए उसकी सेल होती है, उसकी सेल होती है कब? 31 मई को। तो 1 महीने के लिए वो एज एन फिनिश गुड पड़ा रहा। और उसके बाद जब वो सेल हुआ और 1 महीने बाद उसकी पेमेंट रिसीव हुई, तो 1 महीने के लिए वो डेटर के रूप में रहा। तो ये इस तरीके से साइकिल निकलती है। हुआ क्या? अब यहां पे सिचुएशन क्या है जरा समझिएगा। यहां पे सिचुएशन क्या है बेसिकली? अब मैंने स्टॉक टर्नओवर रेशो आपको बता दी, मैंने स्टॉक टर्नओवर रेशो आपको बता दी कि भाई कितने टाइम के अंदर वो प्रोडक्ट बिका, सेल आउट हुआ। ठीक है, अगर मैं उसी का ब्रेकअप कर लूं तो मुझे रॉ मटेरियल कितने टाइम के लिए रहा, वो वर्क इन प्रोग्रेस कितने टाइम के लिए रहा, इस चीज का भी पता चल जाएगा। इस चीज को भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अगर ये निकालना पड़े, हालांकि चांसेस कम है, तो कैसे निकलेगा? अगर हम देखें, नीचे तो हमेशा एवरेज आती है, नीचे तो हमेशा एवरेज आती है, तो इट इज एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक, और नीचे एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। भाई हमें इंफॉर्मेशन में ये प्रॉपरली अच्छे तरीके से बताएगा, ये प्रॉपरली अच्छे तरीके से बताएगा कि भाई ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, और उनकी एवरेज आप निकाल दोगे। ऊपर क्या आएगा? रॉ मटेरियल,
रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और नीचे यहां पर क्या आएगा, यहां पर ऑब्वियसली हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में जब पहुंचता है प्रोडक्ट तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलती है, तो यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका लिखा जाएगा। कॉस्टिंग से इसको रिलेट करिएगा, जब हम वर्क इन प्रोग्रेस को एडजस्ट करते हैं तो तब तक पूरा खर्चा फैक्ट्री कॉस्ट वगैरह का यहां पे कंसिडर करा जाता है। ठीक है, ये अमाउंट आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं दोस्तों इसके। मोस्टली जो टर्नओवर्स हैं उसमें स्टॉक टर्नओवर रेशो का ही पूछ सकते हैं आपसे, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का इतना चांसेस नहीं है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको डायरेक्टली दिया यहां पे, देखिए 5 लाख रुपए। परचेजेस आपको दे रखी हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, और यहां पर आपको स्टॉक टर्नओवर रेशो निकाले तो थोड़ी यहां पे अकाउंटेंसी आपकी दोस्तों लगेगी। आइए ध्यान दीजिए फटाफट से, यहां पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं सर, स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला आपने बताया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय, हम लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, और ये टाइम्स में निकलता है। ठीक है, अब इसमें सर हमें सेल्स तो दे दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है, और परचेजेस दे रखा है। परचेजेस का दोस्तों कोई यूज यहां पर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट अगर मैं करूं तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से भी बात, एक सेकेंड, सेल आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया, निकल तो सकता है अगर मैं नहीं बनेगा, नहीं लॉजिक नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं हो रहा। ठीक है, अकाउंट्स वाला थोड़ा लॉजिक लगाने की कोशिश कर रहे थे पर ऐसा नहीं बनेगा, तो आपको क्या करना है इन दैट केस, 5 लाख डिवाइडेड बाय डायरेक्टली आप ओपनिंग इन्वेंट्री कर देंगे। भाई जब इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास तो मैं इसी तरीके से करूंगा, तो 5 टाइम्स जो है मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दूसरे वाले में, यहां पे उम्मीद करते हैं डेटा थोड़ा बेहतर होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है, परचेज दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दे रखा है। तो यहां पर नहीं, एक सेकंड रुको यार, ऊपर अगर मैं नेट सेल्स और अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे पास है तो नहीं यार, नहीं बनता। ठीक है, इसमें हमारा जो कंटेंट है वो बन जाएगा, इसमें बन जाएगा, हाँ इस वाले में हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ऊपर तो सही है, हमने यहां पे डेटा बेहतर दे रखा है। अगेन स्टॉक टर्नओवर रेशो, चलो एक चीज इसमें और बताता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहां पे आ जाएगा हमारा नेट सेल्स, नेट सेल्स की आदत हो गई हमें, एवरेज स्टॉक इनटू 100। ठीक है, अरे भाई इनटू 100 क्यों, टाइम्स। ओके, अब यहां पर दोस्तों जरा देखो, एक यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। दरअसल ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पर ओपनिंग स्टॉक आता है, यहां पे परचेजेस आती हैं, यहां पे आती हैं सेल्स, और यहां पे आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, और फाइनली यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकल जाता है। ओके, अब हमारे पास जो पर्टिकुलर्स गिवन है, जरा उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास सेल्स गिवन है 6 लाख रुपए, वो मैंने यहां पुट कर दी। ओके, उसके बाद मुझे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 50,000, वो मैंने पुट कर दिया। परचेजेस जो हैं वो कितना, 3,90,000, तो 390 यहां पर आ गया, 3,90,000। और क्लोजिंग स्टॉक वो नहीं है गिवन, बट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 30% गिवन है, तो सेल्स का अगर मैं 30% कर दूं तो 180 आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये वाली साइड अगर मैं टोटल करके इधर वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो पिछले वाले क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, यहां पर थी तो हमने पुट कर दी। तो यस दोस्तों, निकालिए फटाफट से। इसमें ये हो जाता है हमारा 50,000 प्लस हमारा आ जाता है 3,90,000 प्लस 1,80,000 और माइनस 6 लाख, तो ये 20,000 रुपए दोस्तों मेरा यहां पर आ जाएगा। 20,000 रुपीज क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स इट। अब मैं ऊपर फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट कर सकता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट,
तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 और नीचे 50,000 माइनस 20,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व हम कर लेंगे। तो ये आ जाता है 4,20,000 नीचे आ जाता है 35 ना, सॉरी प्लस करना था, हाँ, और इसको सॉल्व कर देते हैं, एवरेज लेनी थी, प्लस होगा। तो 4,20,000 में से इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 35 से, तो 12 दोस्तों, 12 हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ रहा है। अब जरा मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए, मुझे लग रहा है कि ऊपर वाले में कुछ ना कुछ मसाला सेट हो सकता है, ऊपर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आइए इसको थोड़ा छोटा कर दिया मैंने। यार देखो जरा ऊपर वाले को दोबारा से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा से देखो। अगर मैं इस वाले से ही फॉर्मूला बनाऊं, इस वाले ट्रेडिंग अकाउंट को ही अगर मैं अपना बेस मानूं, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, बहुत दिन हो गए अकाउंटेंसी पढ़े, आज मजा आ रहा है, इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, राइट? यही बन जाएगा भाई। मैंने डेबिट साइड को क्रेडिट साइड के बराबर कर दिया। हाँ जी सर, ठीक है। अच्छा, आगे कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, एक स्टेप हो सकता है सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट को उधर ले जाओ, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, इसको एक साइड रख लो, और ये हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक। कुछ तो बात बन रही है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, एंड क्लोजिंग स्टॉक इधर अपनी जगह है। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5 लाख गिवन थी, परचेजेस 5,50,000 गिवन था, और ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख थी। बिल्कुल क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा भाई, पिछले क्वेश्चन में 1 लाख था। तो दोस्तों यस, ये हमारा इधर हो गया ये 6.5, उधर से माइनस हो जाएगा 5 लाख, तो क्लोजिंग स्टॉक 1.5 लाख रुपए आ रहा है भैया। क्लोजिंग स्टॉक इज 1,50,000 इन द क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, और 1,50,000 की एवरेज 1,25,000। तो ये हो गया जी 4 टाइम्स। ठीक है, क्लियर? ये आंसर आया भाई। ये सारी चीजें फॉर्मूले नोट कर लेना, मॉड्यूल में नहीं है बिल्कुल भी, वहां पे डायरेक्टली फॉर्मूले दे रखे हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का इस्तेमाल कैसे होता है, ये बेहतर तरीके से आप लोगों का जानना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन करा हमने? क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया, जगह इतनी खा गए हम। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, क्लोजिंग, ये कर लेंगे क्वेश्चन आप वैसे तो, बट मैं बनवा देता हूं, चलो क्वेश्चन ना ही बनवा देता हूं। फॉर्मूला तो आप वही लगाएंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे क्या लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे परचेजेस, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी होता है, ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं गिवन होता, और उसके बाद फिर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। ठीक है, और इधर की बात करें तो इधर सर सेल्स होता है और इधर क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास है, परचेजेस आपके पास है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप कैरेज इनवर्ड जो है वो पुट करेंगे, जो कि 20,000 रुपए है। ठीक है, उसके बाद सेल्स कहां है? सेल्स इस क्वेश्चन में नहीं है। अरे वाह, फिर दोबारा से बढ़िया क्वेश्चन बन गया, ये तो मैं पूरा कराऊंगा भाई, फिर अब ध्यान देंगे। एक और चीज सुन लीजिए, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, गौर फरमाइएगा सारे के सारे। ठीक है, ऐसा लग रहा है अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं आज मैं आपको। ये आइटम्स हमारे सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ये जो है, ये वाली साइड, ये इससे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलता है। कैसे सर? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट बराबर। तो ऑब्वियसली अगर सेल से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, कॉस्ट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस होगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा, तो मैथमेटिकली जो बाकी सारे कंपोनेंट हैं रिमेनिंग,
वो भी तो आपको इसी की तर्ज पर, वो भी तो आपको इसी की तर्ज पर क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के दे देंगे। कैसे? दूसरा फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं ये पर्टिकुलर्स हटा रहा हूं तो ऑब्वियसली जो बाकी होंगे वो भी तो मुझे सेम ही वैल्यू देंगे। मैथ्स है भाई, सीधी सी बात है। तो अब यहां पर पुट होंगी, ओपनिंग स्टॉक कितना पुट होगा? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। परचेजेस कितना है मेरा? 4,60,000। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 20,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 60,000 रुपए। वेजेस कितना है? वेजेस भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता तो ऐड होगा ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। 30,000 रुपए प्लस कर रहा हूं, बाद में लिख देता हूं। दैट्स इट। और फ्रेट आउटवर्ड है, आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो यहां नहीं आते। लेट्स सॉल्व इट। पूरा का पूरा आपका 460, 660 और 7,10,000 और -60, 6.5 लाख रुपए दोस्तों हमारा आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और डेफिनेटली ओपनिंग इन्वेंट्री ये था, क्लोजिंग ये था, इनकी एवरेज निकालकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जो मेरे ख्याल से 1,30,000 रुपए आ रहा है। तो 6,50,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000, 5 टाइम्स 5 हमारा आंसर होगा। याद है? ठीक है ना भाई? ये हमारा 6,50,000 और यहां पर आपका ओपनिंग कितना है? 2 लाख है। क्लोजिंग कितना? 60 है। तो 260 हो गया, उसकी एवरेज 1,30 हो गई। ओह तो ये पुट होकर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। स्पीड थोड़ी ज्यादा है दोस्तों, मानता हूं मैं, लेकिन भाई क्या करें, आपका कंसेप्ट पूरा करवाना है। अगला वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो इजी है। व्हाट वी हैव टू डू विद डेटर टर्नओवर रेशियो? डेटर टर्नओवर रेशियो में क्या करना है? कितने पीरियड के अंदर डेटर्स टर्न अराउंड हो जाते हैं। मतलब आपने सामान उधार पे बेचा, उधार पे बेचने के बाद कितने समय में वो आपको सेल में कन्वर्ट हो गया, यही डेटर टर्नओवर रेशियो है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका डेटर टर्नओवर रेशियो का? डेटर टर्नओवर रेशियो, हाँ सॉरी, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें सीधी सी बात है, ऊपर डेटर कब बनते हैं? जब हम सामान उधार पे बेचते हैं। तो नेट क्रेडिट सेल्स। ठीक है, और इधर आ जाएगा एवरेज रिसीवेबल्स। एवरेज रिसीवेबल्स, एवरेज रिसीवेबल्स कैसे निकलेगा? ओपनिंग डेटर प्लस बीआर, दोनों ले लीजिएगा अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो, प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस बीआर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस तरह से आपका निकलेगा। और कितने कम टाइम के अंदर जितना जल्दी हो सके आ जाए तो उतना बढ़िया है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें, एक यहाँ पे एक और फॉर्म, हाँ डेटर कलेक्शन पीरियड, इस पर मैं आता हूँ, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब कराऊंगा। ऐसे ही क्रेडिटर या अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो, इसकी क्या हो जाएगी? सेम डेटर से ही फॉर्मूला बनाओ। क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, इसके नीचे दे रखे होंगे, मैं कराता हूँ पहले क्वेश्चन इसके। डेटर टर्नओवर रेशियो की बात, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो की बात करो, सेम वही फॉर्मूला, नेट क्रेडिट सेल्स ना होकर परचेज हो जाएगा, बराबर, सेल्स ना होकर परचेज हो जाना है। नीचे वही एवरेज पेबल्स में दोनों आ जाएंगे, क्रेडिटर भी और हमारे बिल्स पेबल भी। ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए होंगे इसके, ट्रेड पेबल उसी से रिलेटेड हो गया, नेट नथिंग। हाँ आओ ये 2-3 क्वेश्चन करते हैं फिर लगभग ये भी हमारा खत्म हो जाएगा, फिर सॉल्वेंसी और पे आउट्स की तरफ बढ़ेंगे। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड मतलब फिर आप दोनों चीजें लेके चलेंगे, अगर दे रखा है आपको डेटर भी और रिसीवेबल्स भी। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स वगैरह दे रखे हैं, सन्ड्री डेटर दे रखे हैं और बिल्स रिसीवेबल दे रखे हैं। एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी हमें दे रखा है, इसके ऊपर बात करते हैं अभी। ठीक है, टोटल सेल्स 1 लाख है, सेल्स रिटर्न है आपका 1500 और कैश सेल्स है आपका 23,500। ओके, फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला बेसिकली है आपका नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। सो नेट क्रेडिट सेल के लिए अगर मैं बात करूं, 1 लाख की सेल है, अरे बाप रे, 1 लाख की सेल में से 1500 रुपए वापस आ गए थे और 23,500 की कैश सेल्स हैं।
तो 75,000 रुपये रही, 75,000 रुपये रही। यहां पर जो ओपनिंग मेरे पास है, ओपनिंग मेरे पास कितना आ रहा है यहां पे, ये देखेंगे आप 35 दोनों का टोटल, और ये कितना आ रहा है मेरे पास 40 है ना। तो 35 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, तो 75 37,500 2 टाइम्स आ रहा है क्या, डिवाइडेड बाय 37,500, हाँ जी 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स इज आर डेटर। कुल मिलाकर बात ये है, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने बनाया है कि उम्मीद है, ऐसा उम्मीद नहीं मतलब उम्मीद तो नहीं रखनी इस चीज से कि ऐसे चांसेस हैं कि ये पैसा मुझे नहीं मिलेगा, ये मेरा डूब जाएगा, तो अभी चांसेस है ना, तो ऐसे केस में आप डेटर की वैल्यू तो कम नहीं कर सकते, हो सकता है मिल जाए। तो प्रोविजन ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव कंटिजेंसी के लिए बनाया हुआ है, लेकिन एवरेज निकालते टाइम इसको लेस करना इट्स नॉट लॉजिकल। ओके, सिमिलरली अगला क्वेश्चन आपको ओपनिंग ट्रेड पेबल्स का करना है। ओपनिंग क्रेडिटर दे रखे हैं, ओपनिंग बिल पेबल दे रखे हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे हैं, क्लोजिंग ये दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। टोटल परचेज दे रखी है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है, सिंपल है, डायरेक्टली इसमें सॉल्व कर लिया जाएगा। कैश अगला क्या निकालना है, ओपनिंग, अच्छा ओके, ये थोड़ा सा मैथ्स वाला हो गया, आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल निकालना है। अरे बाप रे, ये थोड़ा मैथ्स लगेगी यहाँ पे हमारी अकाउंट्स की, यहाँ पे रेशो नहीं पूछी, ठीक है, आपसे ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल पूछ लिया। कैश परचेज जो है 25% ऑफ टोटल परचेजेज है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बेसिकली 3 लाख रुपए, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 25% ऑफ ऑपरेट है। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो यानी क्रेडिट टर्नओवर रेशो आपको 3 टाइम्स दे रखी है। ओपनिंग वगैरह ये सब दे रखा है। तो ये तो देखो क्वेश्चन आपका ट्रेडिंग अकाउंट से होगा। कैसे होगा, डेबिट साइड से शुरू करो, डेबिट साइड से शुरू करो। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस नहीं दे रखे, तो मैं भी उनको नहीं ले रहा हूं, मैंने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट अगर ये इक्वेशन मालूम है तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, क्या क्या है मेरे पास, ओपनिंग कितना है 75 परचेज कितना है, परचेज नहीं दे रखा, भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लोजिंग कितना, परचेज निकलेगा, ठीक है, परचेज रहने दीजिए। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है सर, 7 नहीं, क्लोजिंग कितना था 1.5 लाख रुपए 150, ठीक है। उसके बाद आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 3 लाख रुपए है 300, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है दैट इज 25% ऑफ सेल्स, तो 25% कितना हुआ 75 हो गया, दैट्स इट। परचेज निकल गई 300 आ रही है, परचेज भी 300 आ रही है, हाँ परचेज भी 300 आ रही है, दैट्स इट। परचेज में से 25% कैश है, तो इसका 75% क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट कितनी हुई 3 लाख इंटू 2,25,225 बस हो गया क्वेश्चन आपका। थोड़ी मैथ्स लगी इसमें ये आइए, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स ये आपको कितनी दे रखी है, क्रेडिट टर्नओवर रेशो 3 टाइम्स, नेट क्रेडिट सेल्स आपने भी 225 निकाला, नीचे आपके आ गए एवरेज ट्रेड पेबल्स, एटीपी लिख रहा हूं मैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। तो एटीपी 2,75,000 डिवाइडेड बाय 3 75,000, तो एवरेज ट्रेड पेबल्स दोस्तों आपके आ जाते हैं 75। ओपनिंग और क्लोजिंग हमसे पूछा गया था, सो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 75 है। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इज इक्वल्स टू 1.5 लाख आ जाता है, ठीक है, मैथ्स बराबर हमारी। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन क्या दे रखी थी हमें कि क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स जो हैं वो 75 ज्यादा हैं ओपनिंग से, 75 ज्यादा है ओपनिंग से, तो अगर ओपनिंग को x मान लेते हो तो क्लोजिंग x प्लस 75 हो जाएगा, 1.5 लाख,
दैट्स इट। बताओ, कुछ बचा ही नहीं। ये XX जुड़ गए 2x, ये 75 जाके उधर माइनस हो जाएगा, 75 ही बचा। सो x इज 75,000 डिवाइडेड बाय 2, 37,500। ये हो गए कौन से? ओपनिंग। और क्लोजिंग क्या है? इसमें आप 75,000 रुपए जोड़ देते हो, 75,000 वट एवर क्या आया, 112 आई गेस, 112,500 ये निकल गया दोनों का। ओके, तो जो भी सर्कमस्टांसेस दो वी कैन अप्लाई, बराबर। दैट्स इट। अब बचे सिंपल सिंपल से हमारे सामने फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। अब फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो की मैं बात करूं तो सिंपल सा हमें दोनों में रिलेशन देखने को यहां पे मिलेगा। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए अब सीधे सीधे। तो इसका होता है नेट सेल्स, ठीक है, नेट सेल्स इसमें ऊपर आता है, डिवाइडेड बाय टोटल फिक्स्ड एसेट बोला तो फिक्स्ड एसेट आएगा, सॉरी, ठीक है, फिक्स्ड एसेट बोला है तो फिक्स्ड एसेट आप यहां पर लिखेंगे। ऐसे अगले वाला क्या आ गया? नेट एसेट, तो नीचे नेट एसेट लिख देना। नेट एसेट कैसे आएगा? ऑब्वियसली टोटल एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से आपको माइनस करना होगा करंट लायबिलिटीज, ये आ जाएगा। ऑलरेडी आपने ऊपर करा है एक जगह, टोटल एसेट में दोनों मिलकर आ गए। ऐसे ही आपकी लास्ट आ जाती है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो वो भी क्या करोगे? सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है दोस्तों। ये पहले ये हमने 2 पार्ट जो यहाँ पे कंप्लीट करे, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। थोड़ी स्पीड हाँ ज्यादा है, बट क्या करें, आप लोगों का कंटेंट ये पूरा करना है। चलिए अगले पॉइंट को शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया कि सॉल्वेंसी, सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट, ये वर्ड आपने पढ़ रखे होंगे, पहले सुने होंगे आपने। सॉल्वेंसी से क्या मतलब होता है कि भाई देखो, जैसे एक बिजनेस है, आपकी नॉर्मल बात कर लेते हैं, चलो आपकी नहीं किसी और की बात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कि भाई किसी के पास जो उसकी टोटल एसेट्स हैं, उन टोटल एसेट्स की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूं उसकी लायबिलिटीज की, जो उसने पैसा बाहर से उठाया हुआ है, उसकी वैल्यू निकल के आ रही है 1.5 लाख रुपए। तो कहने का मतलब अगर वो अपनी एसेट्स को बेच भी दे और उससे अपने डेट्स को चुकाए तो वो चुका नहीं पा रहा, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इनसॉल्वेंट बोलते हैं, कि भैया दिवालिया निकल गया है, ओके। तो जो सॉल्वेंसी रेशोज हैं वो हालांकि 2 पार्ट में हम पढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बट जो भी है इसका पर्पस बेसिकली यही होता है कि कंपनी के पास जो अवेलेबल फंड्स हैं उनका हिसाब किताब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाहर से जो पैसा आपने उठाया है अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग तरीके से, क्या आप उसको पे करने में कैपेबल है या नहीं है। जो हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होगी, रेगुलर बेसिस पर जो नॉर्मल खर्चे हमारे होते रहते हैं, चाहे वो क्रेडिटर्स के हों, बिल पेबल के हों, क्या उनको पे करने में हम सक्षम होंगे कि नहीं होंगे, इन चीजों को लेकर जो सॉल्वेंसी रेशो है दोस्तों, उनकी कंप्यूटेशन होती है। तो 2 पार्ट इसके पढ़ेंगे, एक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। पहले लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज में, हाँ जी, क्या इसको इतना कर देते हैं, ठीक है। यहां पर आपका सबसे ज्यादा रेशो जो अक्सर आपने सुनी होगी वो होती है हमारी डेट इक्विटी रेशो। वो क्या होती है? हमारी डेट इक्विटी रेशो। अब जब हम डेट की बात करते हैं, ऑब्वियसली हमने जो पैसा बाहर से उधार पे उठाया है, उधार पे उठाया मतलब इशू करा है, डिबेंचर कह लीजिए, लोन कह लीजिए, और नीचे इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो इक्विटी शेयर होल्डर की बात होती है, ओके। सो यहां पर इसका सिंपल सा यही फॉर्मूला होता है। ऊपर आ जाता है आपका लॉन्ग टर्म डेट्स, और डिवाइडेड बाय आपका शेयर होल्डर फंड्स, ओके। कुल मिलाकर ये पैसा जो बाहर का है और ये पैसा जो सीधी सी बात है अंदर का है, इन दोनों की रेशो यहां पर यूज होती है। लॉन्ग टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स, जो अगर हम बात करें, एक डेट इक्विटी रेशो की बात करें, तो इसका इस्तेमाल अभी आगे चल के, हालांकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने पढ़ लिया अगर आप इस सीरीज की बात करें तो, अभी डिविडेंड डिसीजन पढ़ेंगे, अभी कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। दोनों में, डेट में और इक्विटी में प्रॉपर बैलेंस बनाए रखने के लिए हम डेट इक्विटी रेशो को बेसिकली निकालते हैं, ओके। इसका पर्पस क्या होता है? देखो, एक कंपनी डेट क्यों लेकर आती है कंपनी में, बाहर वालों से लोन पर, ब्याज पर पैसा क्यों उठाया? इसके 2 रीजन होते हैं। एक तो ये कि अगर हम लोन पर उधार से पैसा उठाकर लाते हैं तो कंपनी की जो ओनरशिप है ना, वो डिवाइड नहीं करनी पड़ती, प्लस
यहां पर जो इंटरेस्ट है उसमें रिस्क थोड़ा कम होता है, कंपलसरी पेमेंट होती है, रिस्क थोड़ा कम होता है हालांकि, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं होता, और इंटरेस्ट पर टैक्स बचाने का मौका मिलता है। तो ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, थोड़े कम रिस्की होते हैं, और यहां पर इंटरेस्ट से टैक्स बचाने का मौका भी मिल जाता है। तो इन तीन नजरियों से जो डेट है वो अच्छी चीज है। लेकिन अगर हम डेट ज्यादा कर देंगे, डेट का अमाउंट बढ़ा देंगे कंपनी में, तो हमारी ज्यादातर कमाई तो इंटरेस्ट के रूप में चली जाएगी, ईबीआईटी तो इंटरेस्ट में चली जाएगी, है ना। शेयर होल्डर के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर वो नाराज हो जाएंगे इससे। तो इसीलिए दोनों में प्रॉपर बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। जो आइडियल रेशो बेसिकली अगर हम कहते हैं ना 1:1 है, इन दोनों की 1:1 है। हालांकि कुछ जो आपके थिंकर्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं 1:2 बढ़िया है, ये मेंटेन होकर चलनी चाहिए, इक्विटी जो है ऑलमोस्ट डबल हो। खैर ये चर्चा का विषय है। सर ये अच्छा होता है, ये अच्छा होता है, डिपेंड करता है इंडस्ट्री कौन सी है। जो थोड़ी फर्जाइल इंडस्ट्रीज होती है, जहां पे एकदम से कुछ भी रेवोल्यूशन आ जाता है, चेंज आ जाता है, उस केस में ये वाली ठीक रहती है। और जो सेफ गार्ड वाली अपनी कंपनीज हैं उनमें 1:1 टाइप जो है, वो एफएमसीजी टाइप जो होती हैं, उनके लिए 1:1 भी ठीक रहता है। तो बेसिकली ये रीजन होता है कि दोनों में प्रॉपर बैलेंस बना रहे। ओके, दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये आ जाता है हमारा प्रोप्राइटरी रेशो, एंड इट इज अ वेरिएंट ऑफ डेट इक्विटी रेशो। एक तरह से उसी का जो पार्ट है वो यहां पे होता है, उसी की तरह इसको जज करा जाता है। व्हाट इज प्रोप्राइटरी रेशो? पहले तो ये समझिए कि प्रोप्राइटर कौन होते हैं। सर प्रोप्राइटर अगर देखा जाए तो जो कंपनी के मेन ओनर हैं, जो चला रहे हैं, तो इसका मतलब शेयर होल्डर्स, इसका मतलब शेयर होल्डर्स। और जब भी आप प्रोप्राइटरी रेशो की बात कर रहे हो तो यहां पर जो बिजनेस है आपका, मान लीजिए बिजनेस 100 रुपए का है, उसमें से मेरा पैसा यानी कि ओनर का पैसा कितना लगा हुआ है, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशो। तो सिंपल सा फॉर्मूला इसका बन जाता है कि जो शेयर होल्डर फंड्स हैं उनको हम टोटल एसेट्स से डिवाइड कर देते हैं। भाई टोटल बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है उसमें से आपका अपना हिस्सा कितना है, उसमें प्रोप्राइटर का हिस्सा कितना है, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशो। ओके, और बेटर रहता है इसमें एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो ये टोटल एसेट्स है ना, ये टेंजिबल एसेट्स जो है बेसिकली वो कंसीडर करी जाती है, गुडविल वगैरह को साइड रखते हैं, ठीक है, ये इसमें हो जाता है। तीसरा तो ये डेट इक्विटी रेशो और प्रोप्राइटरी रेशो सॉल्वेंसी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल इनका होता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हाँ पहले इसकी बात करते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम बात करें दोस्तों तो कई सारी अलग अलग तरह की रेशोज जो है वो निकल कर आने लग गई हैं, और अलग अलग मायने से अलग अलग तरीके से चीजों को जज करा जाने लगा है। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारी आ गई है कैपिटल गियरिंग रेशो, ठीक है। आजकल इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा डिस्कशन इसको लेकर होती है, लेकिन हालांकि बस एक तरह से इंपैक्ट जज करने का तरीका है कि कितनी आसानी से हम चीजों को जज कर लेते हैं, कितनी आसानी से हम चीजों को फाइंड कर लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कैपिटल गियरिंग रेशो अगर हम बात करें तो इसमें जब हम इसको यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसमें एनालाइजिंग कैपिटल स्ट्रक्चर मींस measuring relationship between the funds provided by common stockholders and the funds provided by those who received periodic interest or dividend at a fixed rate। देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर कंपनी को फंड्स प्रोवाइड कराने की, एक हो गए मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल, एक हो गया मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और एक हो गए मेरे लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। ये तीन लोग हैं जो मेनली फंड्स को प्रोवाइड कराते हैं। ओके, अब यहां पर अगर हम देखें, ये दोनों हम एक कैटेगरी में समझते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और लॉन्ग टर्म डेट इंटरेस्ट के बिहाफ पे अलग कर दिए जाते हैं। लेकिन कैपिटल गियरिंग रेशो में इन भाइयों को एक कैटेगरी में रखा गया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और आपका क्या, लॉन्ग टर्म डेट। वो कह रहे हैं कि भैया कमाओ या ना कमाओ, इनको तो फिक्स्ड मिलना ही मिलना है, इनको तो फिक्स्ड हिस्सा मिलना ही मिलना है। वास्तव में लड़ाई कौन लड़ रहा है? सर वास्तव में तो लड़ाई जो है आपके ये लड़ रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कौन लड़ रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल के भैया हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें बाद में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये इनका कहानी चलती रहती है।
तो कैपिटल गियरिंग रेशियो समहाउ डेट अपॉन इक्विटी का रिवर्स है। क्या है? रिवर्स है, बस उल्टा कर दिया गया है। हुआ यह है कि ऊपर रखे गए हैं शेयर होल्डर्स फंड, कौन से वाला? इक्विटी शेयर होल्डर फंड, और नीचे रखे गए हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, इसको बेहतर वर्ड से जो लिखने के लिए वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं ना, वो हुए हैं आपके ये वाले जो ऊपर आपने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। दैट इज व्हाट? कॉमन स्टेक होल्डर फंड्स। ठीक है, ये वाला आपका। ठीक है, और नीचे जो वर्ड बेसिकली लिख दिया गया है इन दोनों को जोड़कर, वो लिख दिया गया हमारा फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड्स, जिसमें आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट जो है, ये दोनों के दोनों दोस्तों हमारे यहां पर आ गए हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये डेफिनेशन से निकलेगी, एक तरह से समझ जाइएगा कि डेट इक्विटी का ये रिवर्स हमारा यहां पर आता है। जैसे यहां पे एग्जांपल दे रखा है आपका यहां पे, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ L&T लिमिटेड। वो कह रहे हैं कि 8% के बॉन्ड्स पेबल हैं। तो सर ये फिक्स्ड हो गया। ये कौन हो गया सर? ये फिक्स्ड हो गया। ठीक है, 12% के प्रेफरेंस स्टॉक्स है, मतलब प्रेफरेंस शेयर है, ये आपका फिक्स्ड हो गया। और कॉमन स्टॉक होल्डर यानी कि इक्विटी, सर वो हमारे पास कितने? 20 लाख रुपए के। ठीक है, कॉमा से ही कर लेंगे, 20 लाख के, तो निकाल दो। तो सीधी सी बात है, 20 लाख ऊपर आ गया और नीचे 8 और 7 15 यहां पर आ गया, 15 लाख रुपए। तो 1:3 टाइम्स ये हमारी कैपिटल गियरिंग रेशियो आ गई। रीजन क्या है कि भाई ये तो कमाना ही पड़ेगा, और वो भैया अपने, ठीक है, नॉर्मल वाले कल को नहीं भी कमाया तो नहीं देंगे डिविडेंड या ग्रोथ वगैरह जो भी है, इसलिए रेशियो निकाली गई है। तो दैट्स अ सिंपल वन। इसके बाद टोटल लायबिलिटीज टू टोटल एसेट रेशियो, इट्स एक्सट्रीमली इजी। यहां पर आप लोगों को इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब भी इट इज व्हाट? टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। लेकिन याद रखेंगे कि जब हम टोटल लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम लायबिलिटी साइड को पूरा का पूरा टोटल कर देंगे, उसमें हमें ऑब्वियसली आपका इक्विटी को नहीं लेना है। ओके, सो इट्स इजी। इस वाले क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, सिंपल है, इसका फॉर्मूला इतना कुछ दिक्कत इसमें है नहीं। वर्किंग कैपिटल टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकाल दीजिए। प्रोप्राइटरी अच्छा कर ही लेते हैं, फिर सब अच्छा सारे आ गए ना। ठीक है, कर ही लेते हैं 14। हाँ करते हैं सारे क्वेश्चन करते हैं। टोटल डेट, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ गए। टोटल डेट हमारे पास कितने? 12 लाख के। शेयर होल्डर फंड कितना हमारे सामने? 2 लाख रुपए का। ठीक है, 12 लाख 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस आपका कितना आ गया हमारे सामने? 50,000 का। तो ये भी इक्विटी शेयर होल्डर फंड में आ जाएगा। करंट एसेट्स आ गई, वर्किंग कैपिटल मेरे पास आ गई। टोटल एसेट टू डेट रेशो मेरे को निकालनी है। टोटल एसेट टू डेट रेशो दोस्तों, ये रेशो मैंने ऊपर कुछ लिखा ही है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लिखाया। बना दो ना, यही तो होगी टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल डेट्स ये आ जाएगा। ठीक है, टोटल डेट्स आपको दे रखे हैं 12 लाख रुपए। टोटल एसेट्स निकालनी है। सर टोटल एसेट्स में मेरे पास जो है वो 5 लाख रुपए जो है वो गिवन है, जबकि टोटल एसेट्स के लिए तो मुझे फिक्स एसेट्स भी चाहिए, जिसको हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स, और मेरी करंट एसेट्स जो है वो चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा? तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब ध्यान दो, इजी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। देखो, अगर मैं यहां तक जाऊं, यहां तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से जाऊं, बैलेंस शीट बना लीजिए। ठीक है, बैलेंस शीट में आपका शेयर होल्डर फंड्स यहां पे आ गए, यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस आ गए, आपके टोटल डेट्स आ गए, टोटल डेट आ गए। ठीक है, तो अगर इन साइड को जोड़ो आप तो यहां पर टोटल डेट्स, अच्छा टोटल डेट्स के बाद यहां पे करंट लायबिलिटीज भी आ गई। याद रखिएगा, टोटल डेट के अंदर बेसिकली लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट्स आते हैं, लेकिन क्रेडिटर को नहीं रखा जाता। लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग, दीज आर नॉट डेट्स, ये डेली का हिसाब किताब है। तो टोटल डेट्स से करंट लायबिलिटीज अलग रहेंगी। ठीक है, इधर नॉन करंट एसेट्स और आपका इधर करंट एसेट्स ये आ जाती हैं बराबर। अब यहां से इसी का अगर फॉर्मूला आप बनाओगे तो सर शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल डेट्स प्लस करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये हो जाएगा। यहां पे जो शेयर होल्डर फंड है 2 लाख और रिजर्व कितना है? 50,000।
तो 2.5 लाख रुपए तो सर मेरा ये आ जाता है, बराबर। टोटल डेट कितने बताया मुझे सर? 12 लाख रुपए। अरे डेट बहुत ज्यादा है, 12 लाख रुपए ऐसे लिख देता हूं मैं। करंट लायबिलिटी को अगर मैं उधर ले जाता हूं तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये वर्किंग कैपिटल बन जाएगा। इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 14,50,000। नॉन करंट एसेट्स ये तो फाइंड ही करनी है, ओके। और करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होती है, तो वर्किंग कैपिटल हमें 1 लाख रुपए की दे रखी है। हालांकि करंट एसेट्स भी गिवन थी, बट 1 लाख रुपए यहां पे पुट करना बेटर रहेगा। ये 1 लाख इधर जाकर इधर माइनस हो जाएगा, सो नॉन करंट एसेट्स आर 13,50,000, बराबर। करंट एसेट्स कितनी है वो गिवन है क्वेश्चन में, 5 लाख रुपए। तो टोटल एसेट्स दोस्तों इन दोनों को जोड़ दीजिए सर, 18,50,000 जो है वो मेरी टोटल एसेट्स आ रही हैं। तो बस दैट्स इट, ऊपर अपना 1850 ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, इजी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, टोटल एसेट डेट रेशियो ये भी आप निकाल लेंगे। हाँ, उसके बाद आगे है, ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नीचे वाले में आपको सारी निकालनी है, पहले क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो बेसिकली हमें यहां पे फाइंड करनी है। इफ द टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज 2:1, ठीक है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो 2:1 आ रही है, तो लिख देते हैं TA अपॉन डेट, मतलब टोटल डेट्स इज इक्वल्स टू 2:1, ठीक है। डेट जो है वो हमारे 5 लाख के हैं, तो देयरफॉर टोटल एसेट्स कितनी हो गई? 2 × 5 लाख, 10 लाख रुपए। चलो ये साथ साथ सॉल्व भी हो गया। आगे इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स 2.5 ऑफ डेट्स, तो इसका मतलब क्या है? नहीं, 2.5 टाइम्स ऑफ डेट, मतलब आधे हैं। तो डेट हमारे कितने थे? 5 लाख के थे, तो 2.5 लाख की इक्विटी हो गई। ओके जी, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25%, सिंपल हो गया, उसी का बार बार निकलता जा रहा है। 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 2.5 लाख का 25% कितना हुआ? कितना? 125, 6750, 67,500 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर एम रेट ऑफ टैक्स इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये होगा EBIT मान लीजिए इसको। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा फिर ये, ठीक है, बिफोर टैक्स ओनली। अगर नेट प्रॉफिट बोल रहा है तो रेट ऑफ टैक्स 40% है। तो पूछा क्या था हमसे? पूछा तो हमसे था ओनली प्रोप्राइटरी रेशो। तो अरे मैं इतना आगे तक मैं प्रॉफिट तक जा ही क्यों रहा हूं? मुझे जरूरत ही नहीं है उसकी। प्रोप्राइटरी रेशो की अगर मैं बात करता हूं तो ये शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय अपना क्या नाम है, टोटल एसेट्स हो जाएंगी, टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड की टोटल एसेट की बात करें, वो इमीडिएटली पहले आपने निकाल लिया था 10 लाख रुपए, और उसमें से प्रोप्राइटरी रेशो की बात करूं तो शेयर होल्डर दोनों के दोनों हमारे आ जाएंगे, इक्विटी भी और प्रेफरेंस शेयर भी। प्रेफरेंस शेयर अगर गिवन है तो ऑब्वियसली ऐड करना पड़ेगा। तो 2.5 लाख प्लस 0.675, इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाता है 2.5 लाख प्लस 67,500 डिवाइडेड बाय 10 लाख, 31% आ रहा है, 31.75%। ये प्रोप्राइटरी रेशो आपकी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, डन। तो वो क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर्स दे रखे हैं उनको थोड़ा तोड़ मरोड़ करके इधर उधर करके आपको करना पड़ेगा। एंड ये दोनों क्वेश्चन फिर दोस्तों ट्राई करेगा मैं समय, ताकि क्योंकि लिमिटेड है तो मैं चाहता हूँ आगे भी कंटेंट कवर करें। तो 2 क्वेश्चन चलिए मैं आपको आज के होमवर्क में दे रहा हूँ, इससे पहले तो ऑलमोस्ट हमने सारे करे हैं, ठीक है। चलिए शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसीज पर आते हैं। इसमें से क्वेश्चन आना कंफर्म है, इसमें से आपका क्वेश्चन जो बड़ा बनेगा डेफिनेटली उसमें से पूछा ही जाएगा। सबसे पहले आ जाता है हमारा करंट रेशो शॉर्ट टर्म में, और बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है करंट रेशोस का। इट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ओके, ये सिंपल सा फॉर्मूला, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स क्या होती हैं? रेगुलर बेसिस पर जो हमारी डेटर है, स्टॉक है, कैश है, बिल रिसीवेबल्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, डेली ट्रांजैक्शन में बिजनेस की रेगुलर लाइफ में, ऑपरेशनल लाइफ में जो एसेट्स क्रिएट होती रहती हैं। सिमिलरली फॉर द लायबिलिटीज। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज, ठीक है, हमने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक कंपनी के फंड्स मेंटेन है या नहीं है, उसके लिए था।
यहां पर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसीज या करंट रेशो जो भी निकालेंगे, डेली बेसिस पर आप अपने फंड्स को, अपने कैश को प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उसको लेकर ये वाली रेशो निकाली जाती है। तो सिंपल करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये हमारी रेशो रहती है। इसमें भी आइडियल रेशो क्या होती है, अलग अलग थॉट्स हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के। कुछ 2:1 भी बेटर मानते हैं, कुछ 1.5:1 भी मानते हैं। जो एफएमसीजी होलसेल वाली होती है उसमें 1:1 भी ठीक ठाक होता है। तो ये अलग अलग मायने हैं। तो खैर क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन इसके ये देखिए फटाफट से, आपको करंट रेशो कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो आइए ध्यान दीजिए फटाफट से। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स, सर ये करंट एसेट्स हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स करंट एसेट्स हो गया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर आल्सो करंट एसेट्स। सिक्योरिटीज शेयर्स वगैरह बेसिकली नॉन लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लेकिन मार्केटेबल मतलब आ गया रेगुलर डेली बेसिस पर आप इसको खरीद बेचने के लिए रख रहे हो। लैंड बिल्डिंग नॉन करंट है या फिक्स्ड एसेट है, इसको अवॉइड करना है। बिल्स पेएबल आर करंट लायबिलिटी, दीज आर करंट लायबिलिटीज। इन्वेंट्रीज डेटर अवॉइड करना है, लॉन्ग टर्म है। इन्वेंट्रीज आर करंट एसेट वंस अगेन एंड एक्सपेंसेस आर करंट लायबिलिटीज। तो टोटल करना है, डिवाइड करना है, इट विल बी अ इजी जॉब फॉर यू। ठीक है, डू इट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये घड़ा ये सब जोड़ के घटा गुणा भाग आपको करना है। लिक्विडिटी रेशो एक स्टेप आगे हो गया हमारा, इसको एसिड टेस्ट रेशो भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ज्यादा करंट रेशो मैंने क्या बताया, CA/CL, कि रेगुलर बेसिस पर आप कितनी आसानी से अपने एक्सपेंसेस को, एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हो। उससे भी ज्यादा तेज डेली बेसिस पर लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, इमीडिएट बेसिस पर अगर आपके कैश का लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन का लेन देन होता है, उसको आप कैसे कंट्रोल कर पाते हो। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला या एसिड टेस्ट रेशो का फॉर्मूला, इट इज क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ओके, व्हाट इज क्विक एसेट्स? नथिंग, इट इज सिंपल CA माइनस, इसमें से स्टॉक माइनस हो जाता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो माइनस हो जाते हैं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और तेजी की बात हो रही है, तो कितनी जल्दी आप अपनी करंट एसेट्स को फटाफट से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, पैसा बना सकते हो, दैट इज क्विक एसेट्स। स्टॉक फटाफट कन्वर्ट नहीं हो सकता। स्टॉक तो है, कल को बिकेगा, कुछ बिके भी ना भी बिके, उधार पर बिकेगा, फिर पैसा आएगा, तो इसलिए उसको साइड कर दिया। माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस आर करंट एसेट्स, लेकिन देयर आर वेरी लो चांसेस इन एनी बिजनेस कि अगर आप प्रीपेड एक्सपेंस कुछ करते हो और वो फिर वापस आ जाए, वो समय के साथ ही एडजस्ट होते हैं। कोई भी खर्चा लेके जाता है ना प्रीपेड के नाम का, वो कभी भी वापस नहीं करता। वो कहेगा ठीक है भाई, काम करवाओ जिस चीज के लिए काम दिया गया है, कल को नहीं भाई हमारे फंड्स नहीं है हमारे पास, वो डील हम कैंसिल कर रहे हैं, पैसा वापस दे दो। ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं, तो इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी यहां से हटाया गया है। ओके, तो ये इनका फॉर्मूला है। आइडियल रेशो इनकी 1:1 है। तो चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। ठीक है, फिर ऑलमोस्ट हमारी रेशोज यहाँ पे डन हो जाएंगी, और फिर जो वैल्यूएशन एंड पे आउट रेशो है वो मैं आपको समझाता हूँ। लिक्विड रेशोज की अगर हम बात करें तो करंट एसेट्स देखो आपके पास है CA, इसमें से ये वाला अमाउंट माइनस कर देंगे और ये वाला अमाउंट माइनस कर देंगे, तो कुल मिलाकर जो क्विक एसेट्स हैं मेरी 140 आ गई। ठीक है, 1,40,000। एंड उधर ट्रेड रिसीवेबल्स भी है मेरे पास, बट ट्रेड रिसीवेबल क्यों गिवन है जब करंट एसेट्स ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटली, तो ये मुझे इग्नोर करना है। ये करंट लायबिलिटी है, तो 140/72 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, हाँ ये वाला देख लीजिए 22। क्विक एसेट्स मेरे पास है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं, ये भी कर लोगे, इजी है, या करा दूं ये वाला 22 करा देता हूं। इसमें क्या है, ऐसा कुछ स्पेशल वाला पार्ट नहीं था। हमसे पूछी गई करंट रेशो पूछी गई। अब करंट रेशो के लिए फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं सर, CA/CL लगाते हैं, बराबर। अब CA मुझे चाहिए, तो करंट एसेट्स के लिए क्विक एसेट मेरे पास है, इसमें मैं स्टॉक ऐड कर दूंगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड कर दूंगा। ठीक है, क्विक एसेट्स के लिए इसमें से लेस हुआ था तो इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। तो क्विक एसेट्स 3 लाख है, ये 80 है, ये 20 है, तो 4 लाख रुपए हो गया, 4 लाख रुपीस। तो ऊपर वाला तो आ गया है ना। CL नहीं दे रखा, लेकिन वर्किंग कैपिटल दे रखा है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला CA-CL, तो वर्किंग कैपिटल इज 2,40,000। 2,40,000। करंट एसेट्स 4 लाख। करंट लायबिलिटीज ऑब्वियसली निकलेगा ये, तो
ये इधर आ गया, ये उधर चला गया, तो करंट लायबिलिटी मेरे पास 160 आ गई। तो दैट्स इट, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर विल बी आर्स। ओके, चलो जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जमाने के साथ साथ कुछ रेशोज निकल कर आई हैं कि भाई चलो जरा इन पर भी नजर डाल दिया करो कि बेसिकली क्या होती है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशो, फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशो, फिक्स्ड चार्ज मुझे बताइए हमें कंपल्सरीली किसको देना पड़ता है? फिक्स्ड चार्ज कंपल्सरीली किसको देना पड़ता है? सर डिबेंचर्स को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और प्रेफरेंस डिविडेंड को और डिविडेंड भी देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट तक आप कवर कर रहे हो, इंटरेस्ट तक आप कवर कर रहे हो, तो फॉर्मूला इज EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय यहां पर इंटरेस्ट लिखिएगा खाली। सर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं, उसको नहीं लिखना। द रीजन भी मैं बता दूं, यहां पे ना वर्ड चार्ज बोला गया है। डिविडेंड भले वो प्रेफरेंस डिविडेंड, इट्स नॉट अ चार्ज बेसिकली, उसे चार्ज वर्ड नहीं देंगे, वो चार्ज होता है एज एन एक्सपेंस, तो वो इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस काउंट होता है, इसलिए EBIT अपॉन इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है बेसिकली अगर हम बात करें डिफेंसिव इंटरवल रेशो। डिफेंसिव की जब आप बात कर रहे हो, डिफेंसिव इंटरवल रेशो, ये बेसिकली क्विक एसिड से निकल कर आया है, क्विक एसिड से ही निकल कर आया है। डिफेंसिव इंटरवल रेशो सिंपल सी बात है, आप डेली बेसिस पर अपने एक्सपेंसेस को कितना इजीली मैनेज कर पा रहे हो, इतना आपको मालूम होना चाहिए, इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला बेसिकली सिंपल सा है, क्या कि ऊपर आपकी क्विक एसेट्स आ जाती हैं, क्विक एसेट्स आ जाती हैं। देखो ना डेफिनेशन क्या कह रही है, द रेशो डिनोट द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म इन रिलेशन टू एबिलिटी टू मीट प्रोजेक्टेड डेली एक्सपेंडिचर। कौन से वाला? बेसिकली कैश। और जो डेली कैश एक्सपेंडिचर है, रेगुलर एक्सपेंडिचर है, वो किससे मैनेज होता है? वो आपकी क्विक एसेट्स से, जो इमीडिएट बेसिस पर आपको कैश लाके दे देती हैं। तो ऊपर आ जाता है आपका क्विक एसेट्स, और बेसिकली अगर मैं बात करूं क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स, दोनों में से कुछ भी बोल लीजिए, और नीचे आपका डेली एक्सपेंडिचर से बेटर है कैश एक्सपेंडिचर, आप वर्ड यहां पे इस्तेमाल करें। तो सिंपल सा फॉर्मूला इसका, दैट्स इट, याद रखना है अगर आए तो। और फाइनली उसके बाद है डेट सर्विस कवरेज रेशो। डेट सर्विस कवरेज रेशो, डेट सर्विस का मतलब क्या है? मुझे बताइए, आप लोगों को जो डेट है वो किसने दिया? डेट जो है वो आप लोगों को किसने दिया? सर डेट मुझे दिया बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे जो डिबेंचर्स हैं, जो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशो, अच्छा डेट को आपको क्या देना पड़ता है? सर डेट को हमें देना पड़ता है हमारा इंटरेस्ट, ये हमें जो है चुकाना पड़ता है। तो बेसिकली इस वाले सिचुएशन में एक डिफरेंट सा फॉर्मूला है यूजुअली अगर हम देखा जाए तो। एक तो इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसमें डेप्रिसिएशन और जो इंटरेस्ट है वो ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली पैट प्लस डेप्रिसिएशन और उसके बाद आपका इंटरेस्ट आ जाता है। और उसके बाद अगर हम नीचे डिवाइड करें तो उसमें इंटरेस्ट और प्लस लोन पेमेंट ये आ जाता है। अब इसका लॉजिक समझो, ये फॉर्मूला है क्या? डेट सर्विस, तो ये उधार है, उधार को चुकाने में कितने सक्षम है? उधार क्या होता है? एक तो इंटरेस्ट चुकाना है और जो लोन की इंस्टॉलमेंट जाती है, जो प्रिंसिपल अमाउंट जाता है वो जाना है। उसे चुकाने के लिए हमारे पास क्या है? उसके लिए हमारे पास है PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट। सर ये सब क्या? दरअसल ये EBIT का दूसरा रूप आ गया, दूसरा रूप आ गया। भाई कैपिटल बजटिंग हमने नहीं, कैपिटल बजटिंग नहीं करा, नेक्स्ट वीक होगा हमारा कैपिटल बजटिंग, नेक्स्ट वाले सेशन में। डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट का तो सर समझ आता है कि भाई अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हैं तो इंटरेस्ट वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा EBIT जाने के लिए। डेप्रिसिएशन ऐड क्यों करा? जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ताकि टैक्स हमारा कम हो सके। क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर दिखाओगे, डेप्रिसिएशन क्या होता है? कि नॉन कैश एक्सपेंस होता है, वो किसी को पे नहीं करना पड़ता, फिर भी हम उसको डेबिट में लिखते हैं। रीजन बीइंग कि भाई सीधी सी बात है, वो हमारे प्रॉफिट से घट सके, नेट प्रॉफिट कम आए और टैक्स जो है वो कम लगे। लेकिन उसे एड बैक वापस से इसलिए करा गया है कि हमें कैश फ्लोज चाहिए।
खैर ये अभी चलो इसको होल्ड पे रखो, ये वाला लॉजिक जो है ना, ये आफ्टर कैपिटल बजटिंग एक बार देखिएगा, आपको इसमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके दोस्तों, तो ये हमने करा। दरअसल पूरा चैप्टर अगर देखा जाए तो जो स्टार्टिंग की हर हेडिंग की स्टार्टिंग की मेन दो दो तीन तीन हमारी रेशोज हैं उसको लेकर है। बाकी तो अपना सारा का सारा अगर हम देखें तो लाइक इस तरीके से है कि भाई ठीक है करना है क्योंकि सिलेबस में है, बाकी एग्जाम में जो आएगा वो तो हमें करना ही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वैल्यूएशन एंड पे आउट रेशोज। ठीक है, वैल्यूएशंस एंड पे आउट रेशो, इसको हटा देते हैं। मेनली हमारे पास यहां पर देखें तो दो अलग अलग हेडिंग्स हैं, एक है वैल्यूएशन और एक है पे आउट। ये वैल्यू ऑफ फर्म को जज करने में हेल्प करती है और पे आउट रेशो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी क्योंकि आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लिया है, उसमें डिविडेंड पे आउट रेशो ये वर्ड छोटा सा हमने पढ़ा था। इसमें सबसे पहली रेशो बेसिकली जो आती है वो है प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो, मैं फोन नहीं लाया आपको, नहीं तो फोन से भी अभी दो तीन चीजें बताता। पी रेशो सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाली रेशो है जो बेसिकली एक कंपनी के सेगमेंट के लिए इस्तेमाल करी जाती है। व्हाट इज दैट? पीई रेशो का जो फॉर्मूला है इट इज सिंपल, प्राइस, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग, अर्निंग पर शेयर। ये होता है, ये जितनी ज्यादा उतनी रिस्की तो नहीं रिस्की कहना ठीक रहेगा, खराब तो मत बोलिए, खराब से जजमेंट अलग अलग तरह की हो जाती है, उतनी रिस्की होती है। तो देखो, एक कंपनी है ए कंपनी, बी कंपनी, उन दोनों का अर्निंग पर शेयर, अगर आज एक शेयर खरीदते हो उन कंपनी का तो आपको चांसेस है कि कंपनी 10-10 रुपए कमाएगी। ओके, मार्केट में मार्केट प्राइस ए कंपनी का 80 रुपए चल रहा है, मार्केट प्राइस इसका 40 रुपए चल रहा है, कौन सी कंपनी में पैसा लगाना पसंद करोगे? अगर दोनों कंपनी के शेयर आप आज खरीदते हो तो चांसेस हैं कि अर्निंग पर शेयर साल के एंड में 10-10 रुपए कमा के दे देगी। जो ए कंपनी है वो बाजार में 80 रुपए की है उसका शेयर और ये 40 रुपए का है, तो कौन सी कंपनी बेहतर है? सर साफ साफ पता चल रहा है इन दैट सिनेरियो हम बी पर पैसा लगाएंगे। 40/10 4 आ रहा है, इसका 8 आ रहा है। एक कंपनी अपनी अर्निंग से 8 गुना दाम पे मार्केट में मिल रही है तो बहुत रिस्की वाली बात होगी, पैसा भी ज्यादा लगेगा और अर्निंग नॉर्मल आएगी। यहां पे मैं 2 शेयर खरीद लूंगा उसी दाम पे। तो याद रखिएगा, पी रेशियो जितनी कम होती है उतना बेहतर रहता है एक कंपनी के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए। ओके, नेक्स्ट ऐसी ही एक रेशो जो इस्तेमाल होती है वो है मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू शेयर, बुक वैल्यू ऑफ शेयर। तो ये तो साफ ही पता चल रहा है, फॉर्मूला ही यही बन गया कि सर मार्केट प्राइस पर शेयर और बुक वैल्यू ऑफ द शेयर, इन दोनों को हम रेशो निकाल लेते हैं। दरअसल होता क्या है, बुक वैल्यू पर शेयर बैलेंस शीट से मिलती है। ये किससे मिलती है? बैलेंस शीट से। भाई आपके जो टोटल एसेट्स हैं वो देखी जाएंगी, आपके रिजर्व्स कितने हैं वो देखे जाएंगे, तो टोटल एसेट्स में से आपकी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं माइनस कर दी जाएंगी। तो बैलेंस शीट से सिंपली वैल्यू निकाली जाती है। कायदे से मार्केट में जो शेयर बिकता है, खरीदा जाता है, वो उसका दाम अलग होता है। जैसे मैं अभी रिसेंटली कुछ बताऊं, जो अब आप ओपन करके देख लेना, जब मैंने आपको शायद 1-2 क्लासेस में पहले भी बताया था कि 1-2 फोन वगैरह दिखा के मनी कंट्रोल में, उनमें देखना, उन्हीं में एनालाइज करना। बुक वैल्यू मेथड भी गिवन होती है, बुक वैल्यू मेथड भी गिवन होती है। मार्केट प्राइस तो क्या है, वो जितने का शेयर अभी चल रहा है बाजार में, बुक वैल्यू अलग होती है। तो अदानी के उठा के देखना, अदानी के मार्केट प्राइस उनकी बुक वैल्यू से बहुत ऊपर जा रहे हैं, बहुत ऊपर चल रहे हैं। मेरे ख्याल से उनकी अदानी एंटरप्राइज का ही 1000 रुपए से कम है बुक वैल्यू शेयर, या हो सकता और भी कम हो, जबकि बाजार में वो 3000 का बिक रहा है। तो ये सेम थिंग, जितना ज्यादा होता है ना ये वाली रेशो, उतनी ज्यादा रिस्की होती है। यार जो बुक वैल्यू है वो कह रही है आपकी बहुत कम है, मार्केट में बिक रहा है, तो दैट इज हाइप हो सकती है शेयर की। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ठीक है, लेकिन ज्यादा हाइप होना भी ठीक नहीं है, तो ये भी एक रीजन रहता है। टॉबिन्स क्यू बेसिकली
अगर हम बात करें, ये इतना नहीं इस्तेमाल होता आज के टाइम पर। हाँ, ये वाली जो टॉबिन्स्क्यू करके ये हमारे थिंकर हैं, उन्होंने जो रेशो निकाली, इसका इस्तेमाल अब ज़्यादातर जो आईटी कंपनीज है ना, सॉफ्टवेयर्स वाली, वो इसका इस्तेमाल करने लग गई हैं। जहाँ पर भी टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से चेंज होती है, वहाँ पर इस रेशो का थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है। और क्यू, बेसिकली क्यू से इसको डिनोट करते हैं। एंड इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिकली ये होता है, ठीक है। टोटल एसेट्स, इसमें इक्विटी और डेट दोनों आ गए, कि आपके जो एसेट्स हैं मार्केट में जितने की बिक रही हैं, ठीक है, वो तो चल रहा है अपना मुद्दा सारा का सारा। लेकिन अगर हम आज इन एसेट्स को रिप्लेस करने में आए, बदलने पे आए, तो हमारा कितना पैसा खर्च होगा, हमारी जेब से कितना अमाउंट लग जाएगा, ये बेसिकली हमारी टॉबिन्स्क्यू की एक रेशो रहती है, ठीक है। फिर आती है डिविडेंड पे आउट रेशो। इट इज़ वेरी इजी, हमने लास्ट क्लास से मेरा मतलब है कि हमने आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इस चीज़ को ऑलरेडी सीखा है। डिविडेंड पे आउट रेशो इज सिंपली डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, ये आ जाएगा। ओके, नो सॉरी, माफ कीजिएगा, नॉट मार्केट प्राइस पर शेयर, इट इज अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, ठीक है। कंपनी ने इस साल 10 रुपए कमाए एक शेयर के लिए। अब सारे के सारे तो नहीं बांट देती ना, कुछ रिटेन अर्निंग के रूप में अपने पास रखती है। तो यकीनन यहाँ पे कितना आ गया, मान लीजिए एज्यूम कर रहा हूँ कि 3 रुपए कंपनी ने बांट दिए, तो 30% या 3:10 हो गया। तो कहने का मतलब जितना भी कमाएंगे उसमें से 30% वो बांट दे रहे हैं। ओके, एंड फाइनली एक और जो रेशो हमारे सामने आती है, दैट इज डिविडेंड यील्ड रेशो। और डिविडेंड यील्ड रेशो की दोस्तों अगर बात करी जाए यहाँ पर, डिविडेंड यील्ड रेशो आपकी इन्वेस्टमेंट से कितना डिविडेंड यील्ड हुआ। कोई लॉजिक नहीं है इस रेशो का, आजकल कोई इस रेशो को नहीं मानता, ना ही इसको कोई वैल्यू देता। रीजन बीइंग, इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, इसका फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। कोई लॉजिक नहीं है, कोई आज के टाइम पे बाजार में कोई भी इस चीज के लिए तो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा है। जिसके पास 15-20 करोड़ रुपए हैं पोर्टफोलियो में, वो हो सकता है फिर भी इसके बारे में सोचे कि मेरे को डिविडेंड खाना है। ओके यार, मैंने बताया ना, आपकी कंपनी ने एमआरएफ की बात कर लेते हैं, पिछले साल 6 रुपए का डिविडेंड दिया है। 6 रुपए का डिविडेंड दिया है, वो एक क्वार्टरली रिजल्ट पे 6 रुपए का डिविडेंड इन्होंने दिया था एक शेयर पे। 6 ही था या जो भी था, मतलब ठीक ऐसे ही था, मतलब ऐसे ही रहता है 10-12 रुपए। और मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 1.5 लाख रुपए, कायदे से 1,35,000 रुपए का चल रहा है ना। क्या रेशो, कुछ परसेंटेज है कि कोई 1,35,000 रुपए का शेयर खरीद रहा है और 6 रुपए 7 रुपए उसको उसके बदले मिल रहे हैं साल में। मैं कह रहा हूँ 50 रुपए भी मिल रहे हैं, 100 रुपए भी मिल रहे हैं, तो क्या है वो, कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। तो कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, कुछ कंपनी जैसे वेदांता है और बीपीसीएल है और एचयूएल भी शायद ठीक ठाक डिविडेंड दे देती है, उनके लिए थोड़ा बहुत मायने हैं। बट 2-3% भी अगर कोई कंपनी डिविडेंड यील्ड दिखाती है ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स ऑल फॉर आवर रेशोज। ये मैंने आपको सारे के सारा जो कंटेंट है अपनी रेशोज का बताया है। उम्मीद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि चैप्टर ये बहुत लंबा है, इसमें लॉजिक को समझाने में बहुत समय लगता है, पर ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इतना किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके क्वेश्चंस करिएगा। मॉड्यूल में इसके क्वेश्चंस नहीं है, मॉड्यूल में सिर्फ 1 या 2 बड़े क्वेश्चंस हैं, तो उनको ट्राई करिएगा। और दैट्स इट। नेक्स्ट वीक में हम दोस्तों कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल पर अपना समय बिताएंगे। बहुत लेंदी टॉपिक्स हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि 2-2 क्लास अलॉट कर दूं, 2 कैपिटल बजटिंग को, 2 वर्किंग कैपिटल को, और 1 क्लास में हम डिविडेंड कराएंगे। ओके, तो ये अभी तक का प्लान है। लेकिन हाँ, इस वीक में जो भी हमने मेन हेडिंग्स करी, इनको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, साथ साथ जो थ्योरीज हैं वो कवर करिएगा। और डेफिनेटली अगले वीक में, इसके नेक्स्ट वीक में हम अपने जो 2 बड़े हाथी हैं, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल, उनको करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।